Welcome to all my dear students on my channel, my physics class by सौरभ सर। बच्चों, हमारी क्रैश कोर्स की सीरीज का आज डे 4 है। ठीक है, क्रैश कोर्स किस चीज का चल रहा है? जेईई मेंस ओनली 2020 का क्रैश कोर्स चल रहा है। अभी तक हमने डे 1, डे 2, डे 3 में क्या सीखा? अभी हमने डे 1 में जब क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, 7 मई से जब स्टार्ट किया था, तो सेंटर ऑफ मास सीखा डे 1 में। डे 2 में सेंटर ऑफ मास में डे 1 में उसके न्यूमेरिकल्स को समझा, उसके न्यूमेरिकल्स को किया, जेईई मेंस नीट के लिए इंपॉर्टेंट था वो सब किया। डे 2 में क्या किया? यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट एरर एनालिसिस को पूरी तरह से कंप्लीट किया। डे 3 में हमने क्या किया भाई? डे 3 में हमने क्या टॉपिक किया था बेटा? कल ही आपका क्या है? ग्रेविटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन को पूरी तरह से देखा और ग्रेविटेशन का इफेक्ट पूरा देखा। ठीक है, और उसके न्यूमेरिकल्स को सीखा। आज इस सीरीज का डे 4 है। आज हम क्या सीखेंगे? तो आज एक नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे बेटा। उससे पहले मैं छोटी सी आपसे बात करना चाहता हूं। बात ही करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ज्वाइन ना किया हो तो जाइए ग्रुप को ज्वाइन करिए, क्योंकि आपको नहीं तो डीपीपीस कैसे मिलेंगी मेरे बेटे। आप वीडियो को देखिए, इसके न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करिए और उसके बाद आप उसमें जाके डीपीपी को चेक करिए। ठीक है, आइए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का क्रैश कोर्स। देखो तो क्या है क्रैश कोर्स 2020 जेईई मेंस नीट के लिए क्रैश कोर्स है। डे 4 है, 10th ऑफ मे है भाई। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हम एक टॉपिक जो कि मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत इजी भी टॉपिक है। कई सारी इसमें ट्रिक्स भी काम करती हैं। वो टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मैं आपसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चर्चा कर लूं। आपको बेसिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है, न्यूटन के 3 लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड और थर्ड लॉ, आई होप सो आपको आता है। ठीक, नहीं आता तो उसको देखेंगे। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, आज के वीडियो में आप फुल कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखिएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं अकेले चैप्टर के ही नहीं, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी काफी काम अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? जैसे फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, तमाम सारी उसमें बातें कैसे होंगी, कौन कौन से फोर्स उसमें एक्ट करेंगे, कंस्टेंट इक्वेशन क्या होती है, कंस्टेंट रिलेशन कैसे एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, पुली के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, वेज कंस्टेंट क्या चीज होती है, वेज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद फ्रिक्शन ना हो तो क्या करेंगे, फ्रिक्शन हो तो क्या करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर। जो चैप्टर है हमारा ये क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये हमारा चैप्टर है बेटा आज ये देखा। ठीक है, इसको जनरली हम इन शॉर्ट में एनएलएम भी बोल दिया करते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा इसको? एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। तो एक चीज हमने सबसे पहली बात इसमें करें कि न्यूटन ने क्या क्या लॉ दिए थे, तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा भाई साहब। फिजिक्स में न्यूटन बाबा का बहुत बड़ा रोल है। न्यूटन को आप छोड़ के अगर सोचें फिजिक्स, तो सोचना थोड़ा सा ऐसा लगता है टिपिकल है। हालांकि ऐसा नहीं यार, तुम अगर मेहनत करें तो तुम क्यों नहीं बन सकते भाई साहब। हमने आपको आप एक वीडियो और भी बनाया था, उसमें कुछ बात की थी न्यूटन ने कैसे क्या काम किया। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आप भी कर सकते हो। खैर अपन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहली बात करें कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन होता है, मोशन क्यों होता है? तो मोशन होने का बेसिक कारण क्या है? हाँ, आपके दिमाग में सही आइडिया है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स। बिल्कुल सही बोला आपने। क्या कि अगर मोशन किसी ऑब्जेक्ट का हो रहा है तो मोशन होने का बेसिक कारण क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। तो पहली चर्चा ये है क्या इंटरनल फोर्स से मोशन नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। एक्सटर्नल फोर्स ही मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है भाई, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है कि फर्स्ट लॉ में ये बोला गया, जब तक आप किसी में भाई साहब उसको ऐसे मानो, जब तक आप किसी फुटबॉल में लात नहीं मारोगे तो बैठी रहेगी वो। अरे नहीं बात समझ में? जब तक आप किसी फुटबॉल में लात नहीं मारोगे तो वैसा जहां बैठी हुई है वहीं बैठी रहेगी। ठीक है भाई, यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे 0 है, कहने का मतलब क्या हुआ? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कैसा है? 0, तो उसकी स्टेट कैसी बनी रहेगी? कांस्टेंट। स्टेट कैसी बनी रहेगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट स्टेट का मीनिंग क्या हुआ? अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन करता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अगर वो एक डायरेक्शन में जा रहा है तो आपने बातें सुनी है। ठीक है भाई, अब क्यों स्टेट कांस्टेंट बनाए रखता है? तो भाई साहब जिंदगी में अगर कोई आदमी आगे नहीं बढ़ रहा ना, आपको एक चीज बताऊं, अगर आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या कोई व्यक्ति जिंदगी में आपके आसपास आपने देखा होगा अगर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसका मालूम है कारण क्या है? कारण है उसके अंदर आलस। बात समझ में? उसके अंदर का आलस। अब अगर आदमी आलस को दूर निकाल दे, जो कि पॉसिबल नहीं है भाई साहब, उसको मिनिमाइज कर सकते हो आप, बिल्कुल 0 नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिजिक्स बोलती है ऐसा। तो लॉजिकली अगर मैं इसको बोलूं तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेट ना चेंज करने का या अपनी स्टेट को कांस्टेंट रखने का
क्या कारण है? इनर्शिया यानी आलस। इनर्शिया को बोलते हैं आलस। क्या बात क्लियर है? इनर्शिया ऑफ आपने रेस्ट सुना होगा, मोशन सुना होगा, डायरेक्शन सुना होगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम गैलीलियो लॉ के नाम से भी जानते हैं या लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसने यही बोला कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मैं डायरेक्ट काम की बात चाहता हूं। क्या बोला न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने भाई साहब कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स कैसा है? जीरो। तो इसका मतलब मैं क्या समझूंगा सर? इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि उसकी जो स्टेट है वो इनिशियल जो स्टेट रही होगी वही स्टेट कैसी होगी बेटा? फाइनल। यानी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। रेस्ट का रेस्ट में रहेगा, मोशन का मोशन में रहेगा। क्या बात क्लियर है? अब बात ये आती है इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बात उसने ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने सिर्फ आपको इतनी सी बात बोलने की कोशिश की है कि भैया अगर मोशन चाहिए तो एक्सटर्नल फोर्स लाइए। क्या बात क्लियर है? अगर मोशन चाहिए तो एक्सटर्नल फोर्स लाइए। यानी अगर आपको मोशन प्रोवाइड करना है, अगर स्टेट में चेंज, आप बोलोगे सर मोशन तो इसमें भी हो रहा है लेकिन स्टेट सेम है। बात समझ में? अगर आपको मोशन चाहिए और मोशन कैसा? एक्सेलरेटेड मोशन चाहिए, यानी मोशन ऐसा इस तरह का मोशन चाहिए रेस्ट से मोशन में आ जाए या मोशन से रेस्ट में आ जाए, यानी चेंज इन मोशन चाहिए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। मेरे बेटे इससे बात पिक्चर क्लियर हो जाती है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने आपको क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश की थी, बोलना पड़ेगा क्या की थी? एक्सटर्नल फोर्स के बारे में। यानी क्या बोला उसने कि एक्सटर्नल फोर्स एक ऐसा पैरामीटर जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन को पैदा कर सकता। पैदा मतलब ऐसा नहीं वैसे पेट में से पैदा करेगा। बात क्लियर है? पैदा मतलब अगर रेस्ट में था तो मोशन में ले आएगा और मोशन में था तो उसको रेस्ट में लेके आ जाएगा। क्या बात पिक्चर क्लियर है? आइए न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ आते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। हालांकि न्यूटन फर्स्ट लॉ से भी क्वेश्चन आए हुए तो लॉ ऑफ इनर्शिया का देखेंगे उस क्वेश्चन को भी कि एक गिलास लिया, एक गिलास के ऊपर आपने एक कार्डबोर्ड रख दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो आपने क्या किया, एक गिलास लिया बेटे, ठीक है। मान के चलो आपने क्या किया, गिलास ऐसे ले लिया, गिलास के ऊपर आपने कुछ ऐसे कार्डबोर्ड रख दिया, ठीक है। हमने क्या किया, गिलास लिया उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया और उसके ऊपर क्या किया अपन ने, उसके ऊपर रख दिया अपन ने मान के चलो एक कॉइन, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ है IIT का, उसके ऊपर कॉइन रख दिया। अब मैं आप ये मत सोच रहे कि भाई जी तो कार्डबोर्ड है कि तो बुक है सर, कैसी बातें कर रहे हो भाई, इसको कार्डबोर्ड मान के चलना, बहुत हल्का सा कार्डबोर्ड है, मासलेस है, ठीक है। अब जैसे इस कार्डबोर्ड को मैंने फ्लिक किया, ठीक है, तो क्या होगा, वो सिक्का इसके साथ में जाएगा या पानी में गिर जाएगा, यानी उसमें गिलास में गिर जाएगा। तो कईयों का आंसर होगा चला जाएगा भाई साहब, या शर्त लगा लो 10-10 रुपए की, इस पर भी सिक्का 1 रुपए का है, 10 रुपए की शर्त लगाएगा, क्या होशियार है क्या ज्यादा। तो लॉजिक समझ, क्या बोला कि सिक्का उसमें गिर जाएगा कि चला जाएगा। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट सिक्का उसमें गिर जाएगा, जाएगा नहीं उस कार्डबोर्ड के साथ में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका IIT में न्यूटन फर्स्ट लॉ से भी आ गया था। न्यूटन सेकंड लॉ की अगर बात करें मेरे बेटे, तो न्यूटन सेकंड लॉ में क्या बोला गया, देख भाई न्यूटन सेकंड लॉ में क्या बोला गया, उसमें ये बोला कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, देखो फर्स्ट लॉ में बोला कि एक्सटर्नल फोर्स होता है मोशन के लिए, आवश्यक है एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, मोशन में चेंज के लिए। अब बात आती है वो कितना एक्सटर्नल फोर्स आवश्यक है। तो सेकंड लॉ में ये बोला गया कि एफ एक्सटर्नल होगा, न्यूटन बाबा ये कहते हैं एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्या होता है, डीपी बाय डीटी। क्या कहते हैं भाई साहब, एफ एक्सटर्नल कितना होता है, डीपी बाय डीटी। ये पी का मतलब पापा है क्या, अरे बोल भाई, पी का मतलब क्या पापा है, नहीं, पी का मीनिंग क्या है, मोमेंटम। ठीक, तो एफ एक्सटर्नल जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब बात आती है सर ये मोमेंटम क्या चीज है, तो देख मोमेंटम क्या चीज है, पी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम एक ऐसा पैरामीटर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होने वाले मोशन को मेजर करता है। जैसे दूध को लीटर में मेजर करते हैं, आलू को केजी में मेजर करते हैं, शक्कर को केजी में मेजर कर सकता है। इसी तरह से मोशन को कैसे मेजर करेगा कि भाई किसी ऑब्जेक्ट ने कितना मोशन किया, वो कैसे नापेगा, कैसे मेजर करेगा। तो उसके लिए कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई थैली में भर दे और अपन मोशन आज 1 किलो मोशन में खरीद के लाया, ऐसा तो नहीं। तो मोशन को कैसे नापोगे, तो फिजिक्स के अंदर एक ऐसा पैरामीटर जिसे बोलते हैं मोमेंटम, क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। तो वो क्या कर देगा, अमाउंट ऑफ मोशन को मेजर कर देगा कि लीनियर मोशन कितना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हुआ। आगे बढ़े तो न्यूटन बाबा क्या कहते हैं, जब रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो ये चीज बन जाएगी टॉर्क, यानी फोर्स का बड़ा भाई आ जाएगा टॉर्क। तो एक चीज समझना, न्यूटन बाबा ने क्या बोला कि जो एफ एक्सटर्नल होगा वो कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा। जिसमें लीनियर मोमेंटम मेरे बेटे क्या चीज है, एम इंटू एम। एम क्या है, मास, और वी का मीनिंग क्या है, एम का मतलब क्या है, मास, और वी का मीनिंग क्या है इसमें, वेलोसिटी। यानी ऐसा नहीं है मम्मी पापा, मेन चीज क्या है, ये वी का मीनिंग लीनियर मोमेंटम, एम का मीनिंग मास, वी का मीनिंग उसका वेलोसिटी। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, हमें मालूम सर, वेक्टर क्वांटिटी हो यार। मोमेंटम में वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर। तो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी हो गया, वेक्टर। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो कोई तो डायरेक्शन होगी सर, बताओ क्या डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की वही डायरेक्शन काई की, मोमेंटम की। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की वही डायरेक्शन काई की होगी मेरे बेटे, मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो एक बात समझना, जैसे मैंने बोला कि पी वेक्टर इक्वल्स टू एम इंटू वी वेक्टर है, चलो
इसको जरा थोड़ा समझ लिया जाए। तो एफ एक्सटर्नल क्या होगा, डीपी अपॉन dt यानी डी बाय dt, और ये क्या हो जाएगा एम बी। इसके कुछ केस स्टैंडर्ड तरीके से देख लिया जाए और फिर इसके न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो देखो पी वेक्टर इक्वल्स टू एम बी था, मैंने इसमें वैल्यूज को पुट कर दिया। अब देख मैं क्या जानता हूं, अगर ये फर्स्ट ये सेकंड में मान लो इसको, तो ये हो जाएगा एम इंटू डीवी बाय डी टी और प्लस ये क्या हो जाएगा v इंटू डी एम बाय डी टी, v इंटू डी एम बाय डी टी। यही क्या है मेरे पास एफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। एक बात ध्यान से दे, काइनेमेटिक्स में तूने सुना होगा डीवी बाई डी टी क्या होता है मेरे बेटे, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो मेरे को जो एक्सप्रेशन देखने को मिली वो कितनी मिली, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम इंटू ए वेक्टर प्लस और वी, और ये मेरे पास है डी एम बाय डी टी। क्या बात क्लियर है। एक्चुअल में न्यूटन सेकंड लॉ है, तूने एक चीज सुनी होगी एफ इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम ए होता है, वो होता है, लेकिन इट इज द केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। जो टोटल वैल्यू है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तो ये है एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम ए वेक्टर प्लस बी डी एम बाय डी टी। अब सुन केस स्टैंडर्ड तरीके से ध्यान से देखना है इसको। मान के चल, एक चीज समझना, अगर मेरे पास इधर का क्वेश्चन रब कर दो समझ, अगर मेरे पास मान के चलना केस बना, मेरे पास किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी हो जाए, कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसी हो जाए, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी हो जाए तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। अरे वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा मेरे बेटे तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यानी ये छमाछम हो जाएगा, ये जीरो। तो क्या मिलेगा मेरे को, v इंटू डी एम बाय डी टी, वी इंटू डी एम बाय डी टी। केस टू अगर देखें, अगले केस में देखें भाई साहब, जैसे मान के चलो मेरे पास किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कांस्टेंट रहे, किसी ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट रहे। सर मास तो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। अरे होशियार बात, पहले ध्यान से सुन ले इस बात को, मास ऐसा नहीं कि हमेशा कांस्टेंट रहता हो। जैसे मान के चल, अगर तुझ पे हो जाए तो करके देखियो, बाइक होगी तेरे यहाँ, कुछ ना कुछ तो व्हीकल होगा। एक काम करना, जब उसकी पूरी पेट्रोल खत्म हो जाए तो भाई साहब हीरो बन जाइए, उठा लियो दोनों हाथ में उसको, ठीक है। वैसे उठा नहीं पाएगा वो, मुझे मालूम है, उसको उठा लियो अपने हाथ में और थोड़ा सा वजन महसूस करना, ठीक है। अब पेट्रोल भरवा लियो उसमें 1 लीटर, उसके बाद उठा के देखियो, सर इतना जब 200 किलो की बाइक उठा ली या 150 किलो की उठा ली तो 1 लीटर में क्या फर्क पड़ जाएगा। होशियार फर्क तुझे इतना महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर तू वही मशीन पर रख के देखे तो फर्क महसूस होगा। क्यों, क्योंकि जो पेट्रोल भरेगा 1 लीटर का, उसका खुद का मास नहीं होगा। अब एक चीज समझ, यानी आपका पेट्रोल का बाइक में मास भरने, पेट्रोल भरने से पहले मास अलग है, उसके बाद मास में चेंज आ जाता है, वेट में चेंज आ जाता है, यानी जो वेट है जो ओवरऑल उसमें चेंज आ जाता है। अब जब गाड़ी तू चलाता है तो सुन, बाइक में पेट्रोल भरवाई, गाड़ी का वजन तोल लिया, वेट कर लिया, अब तू गाड़ी चला के थोड़ी दूर तक ले जाता जा। अब तो ये चीज देखा, जैसे जैसे उसमें से पेट्रोल निकलती जाएगी वैसे वैसे तेरी गाड़ी का जो वेट है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, यानी वेट वेरी करता चला जाएगा। क्या बात पिक्चर क्लियर हुई। यानी मेरे पास अगर मैं ये केस बोलूं, जैसे दूसरा और एग्जांपल रॉकेट प्रपल्शन का ले ले, रॉकेट में फ्यूल बढ़ते हैं, जब रॉकेट उड़ती है तो फ्यूल निकलता है तो उसका मास वेरी करता चला जाता है। तो जब मास वेरी करेगा तो मैं क्या लगाऊंगा, तो ये लगाऊंगा। अगर मेरे पास एक चीज समझ, ये डीएम बाई डी टी का भी यूज हो रहा है जब मास वेरिएबल नहीं है। अगला एग्जाम्पल ले ले, तू छत पे खड़ा हुआ है भाई साहब, छत पे क्या किया, घर वालों ने बोला, माता पिता ने बोला कि एक काम कर छत पे चला जा, तो ऐसे बैठा बैठा पड़ता तो कुछ है नहीं, ऊपर चला जा, पेड़ों में पानी दे लेजम से, ठीक है, पानी लेजम से दे दे, उस पाइप जिसे आप बोलते हो। आपने पेड़ों में पानी दे रहे हैं भाई साहब, आराम से पानी दे रहे हैं। अब आपने देखा कि बच्चों की आदत होती है, आपने प्रैक्टिकल ऑब्जर्व कभी किया, जैसे पानी देते समय और कुछ ना कुछ गंदगी डली हुई है, तो आप लेजम से ना इतने आलसी में जाओगे नहीं, लेजम से उसका प्रेशर बनाते बनाते उसको दूर करते चले जाओगे। बात देखी है ऐसा, नहीं देखा, तो वो जब तक वो नाली में नहीं चले तब तक आप उसको लेजम से ऐसे करते चले जाओगे। मतलब लेजम से नहीं, उसमें पानी निकल रहा है लेजम में से, उससे बात समझ में आ रही। तो ये भी एग्जांपल है कि लेजर में से पानी निकलने वाला, तो जो मास यानी पर सेकंड में उसके नोजल में से बाहर निकलता चला जा रहा है, यानी मास वेरी कर सकता है, ठीक है। चलो, तो अगर मास कांस्टेंट हो केस 2 में, ये मास वेरिएबल था इस केस में, अगर मास कांस्टेंट हो मेरे बेटे तो मैं क्या करूंगा, मास कांस्टेंट होगा तो चेंज इन मास क्या होगा, 0, यानी डीएम बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, जैसे मास फ्लो रेट भी बोलते हैं डीएम बाई डी टी को, ये क्या हो जाएगा 0। अगर मेरे बेटे ये 0 हो जाएगा तो बोलना पड़ेगा एफ एक्सटर्नल की वैल्यू डीएम बाई डी टी 0, तो ये क्या आ जाएगा एम इंटू ए वेक्टर। यानी तुमने जो स्टेटमेंट सुना हुआ था एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम, अलग यूज भी करेंगे, इसमें 90% केसेस में ये मान के चलते हैं कि मास वेरी नहीं करता, मास कांस्टेंट होता है। आगे बढ़े, आइए बेटा क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आइए बेटा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये देखो,
क्वेश्चन में ये बोला एक ब्लॉक है 5 kg मास का ब्लॉक है, उसको मैंने सरफेस पर रखा हुआ है। क्या बोला, एक ब्लॉक को जो 5 kg मास का सरफेस पर रखा, उस पर एक जेट स्ट्रक कर रहा है। ये जेट का मतलब भाई साहब वायलेट नहीं है, ये जेट का मतलब है एक लेजर से पानी जा रहा है, ठीक है। अच्छा 8 डिग्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंपल है, देखो जरा। तो एक जेट उस पर स्ट्रक कर रहा है, जो कि इसमें से जेट में से वाटर निकल रहा है, किस रेट पे 3 kg पर सेकंड। एक चीज समझे, ये जो पानी जिस रेट पे इसमें से निकल रहा है 3 kg पर सेकंड, ये 3 kg पर सेकंड ही क्या है मेरे बेटे, dm/dt यानी मास फ्लो रेट। जो वाटर इजेक्टिंग आउट फ्रॉम द जेट इज मास फ्लो रेट, और किस स्पीड पे निकल रहा है मेरे बेटे, 4 मीटर पर सेकंड पे। ये जो स्पीड है, ये जो वाटर जो जेट में से निकल रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड कैसी है, कांस्टेंट। अगर ये स्पीड कांस्टेंट है तो इसके लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, 0। अब एक चीज समझे, तो इनिशियल एक्सेलरेशन ब्लॉक का पूछा, एक चीज समझे, इसमें स्पीड किसकी कांस्टेंट है, ब्लॉक की नहीं है। स्पीड किसकी कांस्टेंट है, स्पीड जो जेट में से वाटर निकल रहा है उसकी स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है मेरे बेटे, तो इसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। दूसरी बात एक चीज है, तो हम इसमें अगर मेरे से बोला गया कि मेरे को एक बात बता दो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मैं तो जानता हूं सर एक्सेलरेशन तो होता है F/m। एक्सेलरेशन क्या होता है, F/m, F=ma, तो F/m ये पूछा गया। अब मैं बात आती है फोर्स कैसे निकाल लूंगा, तो देख भाई ध्यान से, फोर्स कैसे निकालेगा, तो मैं जानता हूं फोर्स, अभी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से देखा, F एक्सटर्नल की वैल्यू अगर मास वेरिएबल हो और स्पीड कांस्टेंट हो तो क्या होती है मेरे बेटे, v/dt। क्या होती है, v/dt। तो इससे मैं फोर्स निकाल दूंगा। मेरे को स्पीड दी गई है कितनी, 4, dm/dt कितना दिया गया, 3, तो फोर्स कितना आ जाएगा, 12। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 12 अपॉन मास कितना है ब्लॉक का, 5 kg, तो ये कितना हो जाएगा, 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया बेटा इसका आंसर, ये है इसका आंसर आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगले क्वेश्चन में ये बोला, क्वेश्चन बहुत बेसिक है। एक 5 kg का ब्लॉक था, इस पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा। क्या लगा इस पर, 50 न्यूटन का मेरे बेटे फोर्स लगा दिया, ठीक है। फोर्स कैसे लगाया, इस वर्टिकल के साथ में 60 डिग्री का एंगल पे इंक्लाइन करके फोर्स को लगा दिया। आपसे ये पूछा कि मेरे को एक्सेलरेशन बता दो, इस ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन होगा, तो बताओ बेटा एक्सेलरेशन। अब कई बच्चों का तो आंसर जब एक्सेलरेशन बताएंगे तो बोलेंगे सर एक्सेलरेशन तो होता है फोर्स अपॉन मास, तो 10 आंसर आ जाएगा मेरे पास। भाई आंसर 10 आ जाना चाहिए। एक्सेलरेशन इक्वल टू F/ma, तो इक्वल टू F/m। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान से देख कि भाई ये इंक्लाइंड है मेरे पास, ठीक है। तो इस केस में क्या किया जाए, बहुत ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले इसको रिजॉल्व करेंगे। एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आपको वेक्टर के रेजोल्यूशन में दिक्कत आती है, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को वेक्टर के रेजोल्यूशन में से दिक्कत आती है, तो एक वीडियो में भी सेपरेट बना रहा हूं, ठीक है। हो सकता है आपको आज या कल में एक वीडियो मिल जाए, छोटा सा वीडियो, जो कि बहुत बेहतरीन वीडियो इस चीज को लेके है कि इसमें पूरे वेक्टर को मैंने एक्सप्लेन किया होगा। विद इन 5 to 10 मिनट के बीच में एक्सप्लेन करूंगा उस बात को कि वेक्टर और रेजोल्यूशन कैसे किया जाए, वेक्टर में कौन कौन सी ट्रिक्स काम करती हैं। तो आपको आईआईटी की मेंस में, एडवांस में, नीट में, किसी भी एग्जाम में आपके वेक्टर के रेजोल्यूशन को लेकर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट आने वाली नहीं है, ठीक है। आप उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फिर अभी इसको देखें कि अगर ये मेरे पास 60 डिग्री पे, तो सबसे पहले क्या करें, इससे रिजॉल्व कर लें इसको। भाई दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व कर लिया जाए मेरे पास। अब दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो क्या, ये 60 तो ये 60 मेरे पास, यानी ये क्या हो जाएगा मेरे पास 50 sin 60, और ये क्या हो जाएगा मेरे बेटे 50 cos 60। अब बात कर लेते हैं कि ये जो मेरे पास फोर्स है, एक फोर्स का कंपोनेंट ये भी है, एक फोर्स का कंपोनेंट ये भी है। सर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फोर्स का कंपोनेंट है, तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 50 sin 60, और अपॉन जो इसका मास है ये, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी बच्चों को माइंड में आना चाहिए कि सर ये आ रहा होगा कि ये वाला कंपोनेंट क्यों नहीं है। एक मेरे को बात बता, उसने क्या बोला, एक्सेलरेशन निकालना है मेरे को। ये थोड़ी बोला दबाना है ब्लॉक को, भाई साहब ब्लॉक को दबाना थोड़ी है, ये जमीन आगे थोड़ी घुस जाएगा इसके अंदर। भाई एक्सेलरेशन यानी कि ब्लॉक मूव करे, तो मूव करने के लिए ये कंपोनेंट क्या कर रहा है, बेसिकली नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करेगा, यानी जमीन के अंदर थोड़ी घुसना है, अपने को एक्सेलरेशन देना है। इस वजह से ये कंपोनेंट लिया एक्सेलरेशन का। सही, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, चलो। हाँ बेटा, तो अगला क्वेश्चन क्या है उसको बहुत ध्यान से देखें। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला, बेसिकली कॉन्सेप्ट एक एप्लीकेशन है। देखो ये बोला एफटी कर्व मेरे को दिया हुआ है। एफटी कर्व का मतलब फोर्स टाइम कर्व, ठीक है। किसी पार्टिकल का एफटी कर्व दिया हुआ है, जिस पार्टिकल का मास m है, मैंने फिगर बनाया हुआ है। अब ये बोला कि अगर इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है, ठीक है, यानी मान के चलो इनिशियल वेलोसिटी अगर मेरे पास होती u, ये होती मेरे पास 0, ठीक है। तो ये बोला गया कि भैया वेलोसिटी उस पार्टिकल की t टाइम के बाद मेरे को बता दो, या एट टाइम t मेरे को बता दो। तो एफ टी कर्व ये, अब इस कर्व को देख के आपको क्या अंदाजा लगना चाहिए। तो देखो हम ये बात जानते हैं कि एफ टी कर्व का अगर मैं एरिया निकालता हूं तो इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया मेरे को क्या देता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम,
भाई एफ टी कर्व का जो एरिया होता है वो जो क्या देता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो एफ टी कर्व का एरिया सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास, भाई मैं जानता हूं पूरे का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा पाई इंटू और आर स्क्वायर बाय 2, ये आ गया एरिया। और ये एरिया किसके बराबर होना चाहिए, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, भाई इनिशियल 0 थी और फाइनल कितनी बोलता है v, फाइनली में कैलकुलेट करनी है। तो ये हो जाएगा मेरे पास p फाइनल माइनस p इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी मैंने मानी मास m है v और माइनस इनिशियल थी मेरे पास, अगर वेलोसिटी 0 तो इनिशियल मोमेंटम 0 तो पाई। अब एक चीज समझे, रेडियस तो दिया ही नहीं है, तो एक बात ध्यान से रहे, अगर मैं रेडियस को इस टाइम पीरियड और एफ नॉट के टर्म्स में लिखूं तो यहां से लेके यही डिस्टेंस मेरे पास रेडियस है और ये डिस्टेंस भी रेडियस है मेरे पास, यानी आर स्क्वायर को क्या मैं आर इंटू आर लिख सकता हूं। तो पाई बाय 2 आर स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, आर इंटू आर। एक आर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू यानी टी बाई 2। तो एक आर की जगह क्या लिख दिया मैंने टी बाई 2 और दूसरे आर की जगह क्या लिख दिया, ये रेडियस यानी एफ नॉट, इसकी जगह मैंने वैल्यू को लिख दिया एफ नॉट। तो ये मेरे पास क्या है मेरे बेटे, एम बी इक्वल्स टू पाई और पाई टी एफ नॉट, और ये कितना है 4। तो वेलोसिटी पूछी थी तो v की वैल्यू कितनी आ गई, पाई टी एफ नॉट बाय 4m। ये मेरे पास स्पीड आ गई एट टाइम t। अब एक चीज ध्यान से समझे, क्या बोला गया इसमें मेरे को एफ टी कर्व का एरिया। हो सकता है किसी बच्चों को ये चीज ना मालूम हो कि एफ टी कर्व का एरिया मेरे को चेंज इन लीनियर मोमेंटम देता है। एक बात और बोलूं, ये इंपल्स भी चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा, इसे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी आगे बोलेंगे। तो एक चीज समझ, ये कैसे आया ये, तो उसको हम एक स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले सीखा था। क्या सीखा था, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू डीपी बाय dt। एफ एक्सटर्नल क्या होता है, डीपी बाय dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास और लिमिट ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, dp इक्वल्स टू एफ डॉट dt एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल dp डॉट dt। दोनों साइड इंटीग्रेशन, ये 0 से लेके t, ये p इनिशियल से लेके p फाइनल। तो ये क्या बन गया मेरे बेटे, डेल्टा p इक्वल्स टू और इंटीग्रेशन 0 से t f डॉट dt। ये 12 बोलो एफ एक्सटर्नल है ये, ठीक है, 0 से t f डॉट dt। अब एक चीज समझे, इस इंटीग्रेशन f डॉट dt 0 से t का मीनिंग क्या हुआ, यानी इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई अगर मैं f और t का कर्व मेरे को दिया हुआ है, इस एरिया उसका अगर मैं निकालू, इंटीग्रेशन यानी एरिया निकालू, बाउंडेड इंटीग्रेशन यानी एरिया निकालू, कहां से कहां 0 से लेके t के बीच में, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा t 0 से t का लिए वो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये मेरे को क्या वैल्यू देगा, डेल्टा p की वैल्यू देगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम की वैल्यू दे देगा। चलो बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ बेटा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकली समझ में आना चाहिए। बेसिकली जो क्वेश्चन मैं आपको कराना चाह रहा हूँ ये बस एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ जाए, क्योंकि अभी बोला था मोमेंटम कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब डायरेक्शन का बहुत रोल पार्ट है उसमें, तो उसको डायरेक्शनल बेसिस पर कैसे सॉल्व किया जाता है तो उसको इस क्वेश्चन से देखते हैं। देखो कायदे से तो ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स है, लेकिन कहीं ना कहीं से मोमेंटम की एप्लीकेशन है, इस वजह से इसको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में करा रहा हूँ। देखो समझो, उसने बोला एक बॉल है जिसको ड्रॉप किया मैंने 20 मीटर हाइट से। ये जो बॉल थी, ये बॉल इस अर्थ की सरफेस से 20 मीटर ऊंचाई पे थी, ठीक है। अब उसने बोला ड्रॉप है। ड्रॉप का मतलब क्या होता है भाई, ये ड्रॉप का मतलब ड्रॉपर नहीं है, तू ड्रॉपर है भाई साहब, ऐसा मत सोचो कि अगर तू ड्रॉपर है तो कि ये ड्रॉपर बैच की, ऐसा नहीं है। ड्रॉप का मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0 बोलना पड़ेगा। ड्रॉप मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0, कम्स टू रेस्ट का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव होता है भाई साहब, आगे समझ। तो क्या बोला कि अगर ये बॉल ड्रॉप की गई है 20 मीटर की हाइट से तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। अरे ड्रॉप तो एक चीज समझ में आ जाती है, ड्रॉप करेगी तो जब ये जमीन पर पहुंचेगी तो इसकी स्पीड कितनी होगी। सर ये तो हमने ग्रेविटेशन में सुना हुआ है, √2gh होती है। तो जब √2gh निकालेंगे हाइट है 20 मीटर तो v कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब ये बॉल यहाँ पहुंचेगी तो जब कोलिजन होगा, कोलिजन से जस्ट पहले से कितनी स्पीड होगी, v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। कैसे निकाला, √2gh से। और नहीं मालूम थर्ड इक्वेशन में मोशन लगा के देख लो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। v निकालना है, u तेरे को मालूम है ड्रॉप है तो 0 है, हाइट 20 मीटर है, g 10 होता है। g की वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल g की वैल्यू हमें नहीं मालूम सर। g का मतलब तो ग्रेव्स जानते हैं हम। अबे g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है भाई। g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। लेकिन क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको 10 मान लेते हैं। तो क्या किया गया, v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब एक चीज, अब लॉजिक सुनना, उसने क्या पूछा, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द वॉल। जब सरफेस से बॉल टकराएगी तो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी। अरे तो न्यूटन बाबर तो बोलते हैं कि एफ एक्सटर्नल जो होता है ये कितना होता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अरे एफ एक्सटर्नल क्या होता है, डीपी बाय डीटी। डीपी बाई डी टी लिखा है, डेल्टा अगर डेटा दिया तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, इक्वेशन दिए तो डीपी बाई डी टी। चलो तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी का मीनिंग क्या होगा मेरे बेटे, पी फाइनल
माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम। टाइम कितना बोल रहा है कोलिजन का, कॉन्टेक्ट टाइम 50 मिली सेकेंड, तो 50 इंटू 10⁻⁻3। अब मेरा मेन टारगेट क्या हो गया, डेल्टा पी को कैलकुलेट करना। तो डेल्टा पी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो मास को देखो, मास अगर मैं देखूं तो उससे पहले इसको देख लो। तो क्या बोला गया, इसमें एक वर्ड है बॉल कोलाइड इलास्टिकली। अगर ये इलास्टिकली कोलाइड होगी तो आएगी, टकराएगी, तो जिस स्पीड से टकराएगी उसी स्पीड से लौट जाएगी। यानी कोलिजन से पहले की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, तो कोलिजन के बाद की स्पीड भी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। ऐसा क्या होगा, कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है। अगर ये इलास्टिक होता तो ऐसा नहीं होता। तो इलास्टिक कोलिजन से स्पीड कितनी, 20 मीटर पर सेकंड दोनों। अब एक चीज समझे, जब बॉल टकरा के इधर जाएगी ऊपर डायरेक्शन में और टकराने से पहले आ रही नीचे की डायरेक्शन में, यानी ये फाइनल डायरेक्शन होगी मोमेंटम की, क्योंकि अगर मैं ऊपर को पॉजिटिव मानूं तो वेक्टर को नीचे को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी m इंटू वी पॉजिटिव में, और ये इनिशियल देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस m इंटू वी। तो जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इसमें डेल्टा पी पुट करेंगे, तो डेल्टा पी फाइनल कितना होगा, m इंटू वी माइनस इनिशियल कितना होगा, नीचे आ रहा है तो नीचे नेगेटिव है, तो नेगेटिव में माइनस m इंटू वी। इस चीज को याद रखेंगे। तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 टाइम्स एम वी। क्या बात क्लियर, 2 टाइम्स एम वी। डेल्टा पी आ गया, इसकी वैल्यू इससे निकाल के इसमें पुट कर देंगे। अब जब पुट करोगे इसमें, तो हालांकि ये काम आपके करने का है भाई साहब। तो डेल्टा पी 2 एम वी, तो 2 टाइम्स मास कितना दे रहा है वो, 50 ग्राम बोल रहा है, तो 50 इंटू 10⁻⁻3 और ग्राम 2m, और बी कितना आया था, 20 मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम है 50 इंटू 10⁻⁻3। जब सॉल्व कर लेगा तो एफ एवरेज कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन। एफ एवरेज कितना आ जाएगा मेरे बेटे, 40 न्यूटन। चलो देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लिया बेटा। हाँ, तो बात करते हैं नए कॉन्सेप्ट पे। अभी हमने न्यूमेरिकल देखे, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि फोर्स कितने टाइप के। क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अगर एक चीज देखा है तो पूरा चैप्टर फोर्स पे टिका हुआ है, टाइप कितने फोर्स के होते हैं। तो एक चीज ध्यान से सुने, हमें कुछ बेसिक टाइप के फोर्स इस चैप्टर में डील करने हैं। तो देखो क्या होंगे, जैसे मान लीजिए चलो सबसे पहले फोर्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो फोर्स होगा वो होगा मेरे पास वेट, ठीक है। सबसे पहला फोर्स होगा वेट। आप भी जानते हो भाई वेट क्या होता है, W इक्वल्स टू mg। W इक्वल्स टू mg ऑलवेज का एक्ट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वेट हमेशा का एक्ट होता है ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। ऑब्जेक्ट के मान के चलो ऑब्जेक्ट सरफेस पे इस तरह से रखा हुआ है, तो इसका वेट कहाँ लगेगा, mg डाउनवर्ड। मान के चलो ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से सरफेस पे रखा हुआ है, इसका मास m है। तो सरफेस कैसी भी हो लेकिन वेट किधर लगेगा मेरे बेटे, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। सरफेस कैसी भी हो सकती है, इट डजंट मैटर। बस आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि अगर मैं वेट की बात करूंगा, वेट की बात करूंगा बेटा, तो वेट एक ऐसी मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है, एक ऐसा फोर्स है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो वेट क्या है ऑब्जेक्ट का, कि वह फोर्स जो कि अर्थ लगाती है। कौन लगाती है, अर्थ लगाती है। किसके ऊपर लगाती है, आपके ऊपर लगाती है। कहां लगाती है, अपने सेंटर की तरफ लगाती है, टुवर्ड्स इट सेंटर लगाती है। क्यों, क्योंकि न्यूटन बाबा कहते हैं कि ऑलवेज सारी चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो आप अर्थ के ऊपर है, अर्थ आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी। जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है उस फोर्स को बोलते हैं अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स, जिसका नाम है मेरे बेटे वेट, ठीक है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वेट कितना होता है, mg। जी की वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये पहला फोर्स हो गया वेट। ऑब्जेक्ट का मैंने इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है कि सरफेस चाहे जैसी हो मेरे बेटे, सरफेस कैसी भी हो सकती है, लेकिन वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, इसमें कोई डाउट है। जैसे कोई होता है कि वेटलेसनेस है, वेटलेसनेस का मीनिंग क्या होता है कि वहां क्या जीरो करना है आपको, वेट जीरो करना होता है। चलो अगला जो फोर्स देखते हैं वो होता है मेरे बेटे टेंशन फोर्स। अगला फोर्स कौन सा होता है, टेंशन फोर्स, जिसको T से शो करते हैं। एक ट्रिक याद रखिएगा इसमें, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, टेंशन लेने का नहीं देने का। इसका मतलब ये नहीं है तुम दूसरे का सिर फोड़े हो जाके भाई साहब, टेंशन ने बोला था टेंशन लेने का नहीं देने का। ऐसे पढ़ो कि सामने वाले फोटो में टेंशन जी क्या खाता है यार, कौन सी चक्की काटा खाता है भाई। अब इसको समझ लीजिए टेंशन को। टेंशन क्या चीज होती है, टेंशन फोर्स क्या होता है। मैंने तुझसे क्या बोला, टेंशन कैसे याद रखेगा, टेंशन लेने का नहीं देने का। कैसे, देख ध्यान से, बहुत ध्यान से इसको देख बेटा। जैसे मान के चल, तो पहली बात तो हमें ये समझ में आनी चाहिए टेंशन कब लगती है। तो टेंशन जो फोर्स है ये तब लगता है जब रस्सी हो। भाई कब लगेगा, जब रस्सी होगी, ठीक है। रस्सी कैसी हो, रस्सी टाइट हो, टॉट और टाइट कंडीशन में हो। टाइट कैसे होगी सर, जैसे मान के चलो मेरे बेटे, जैसे फॉर एग्जांपल ये रस्सी है, इसको ऐसे मैंने अगर खींच दिया तो भी टाइट है। इसको मैं ऐसे कर दूं तो ढीली हो गई, इसको ढीली क्या बोलते हैं, स्लैप हो गई, ठीक है। इस केस में टेंशन कितना होगा, कुछ नहीं होगा। जब टाइट होगी रस्सी तभी तो टेंशन लगेगा कि अगर तूने इधर जर्क दिया तो पीछे वाला ऑटोमेटिक खिंच के आ रहा है, इसको इधर खींचा तो इसका ऑटोमेटिक खिंच के आ रहा है, यानी इसको बोलते हैं टेंशन। अब एक चीज समझ, तो टेंशन कब लगेगा, तो रस्सी होगी। रस्सी कैसी होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। अब दो बातें,
क्या दो बात है कि अगर रस्सी में मास होगा तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा, अगर रस्सी में मास नहीं होगा तो हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा। क्या बोला, हर पॉइंट का टेंशन कैसा होगा, सेम होगा। कब, जब रस्सी कैसी होगी, यानी स्ट्रिंग कैसी होगी, मास लेस होगी। बात क्लियर है। और अगर स्ट्रिंग में मास होगा तो हर पॉइंट का टेंशन अलग होगा। अगली बात सुन, जितनी रस्सी उतने टेंशन, जितनी रस्सी उतने टेंशन, जितनी गर्लफ्रेंड उतने टेंशन, तो जितनी रस्सी उतने टेंशन, एक रस्सी तो एक टेंशन। भाई अगर रस्सी एक होगी और मास लेस होगी मेरे बेटे, तो पूरी रस्सी में टेंशन कैसा होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा। अगर नंबर ऑफ रस्सी बढ़ाता चला जाएगा, जितने कनेक्टेड ऑब्जेक्ट से रस्सियां होंगी, तो जितनी रस्सी होंगी उतने टेंशन होते चले जाएंगे। T1, T2, T3 एंड सो ऑन। ये सारी बातें टेंशन को लेके थी। सर इतनी आपने बोला, लगता कैसे वो तो सिखाओ। तो उसको देख, जैसे मान के चल, मैंने टेंशन फोर्स के बारे में मुझसे बोला, देख भाई सबसे बेसिक एग्जाम्पल, जैसे ये समझ, अपने जीवन में ये तो सुना होगा, जैसे ये रस्सी है, ये बॉब है, क्या है, ये बॉब है। इस बॉब का मास मान के चल m है, तो वेट तो सबसे पहले कहां लगेगा, हमेशा कोई भी क्वेश्चन दे तो वेट लगा दो पहले, ठीक है। अब वेट नीचे लगेगा, अब रस्सी है तो टेंशन आएगा, इस वेट की वजह से रस्सी खिंची भी हुई है यानी टाइट भी है, तो टेंशन कैसे लगेगा। तो देख, अगर मैं इस पर इधर से देख रहा हूं तो लेने का नहीं देने का, इधर से देख रहे हो तो लेने का नहीं देने का, मतलब अगर मैं यहां खड़े होकर देख रहा हूं तो लेने का नहीं देने का, यानी जिस ऑब्जेक्ट के पॉइंट पास में खड़े होकर देख रहा है उससे अभी लगा दे। इधर खड़े होकर देख रहा है तो लेने का नहीं देने का मतलब इससे अभी लगा दे, ठीक है। ऐसे समझ, जैसे मान के चल एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ये है, ठीक है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। रस्सी एक है, टेंशन एक लगेगा, रस्सी टेंशन t लगेगा। कैसे, इधर देखा हूं, इधर से खड़े होकर इस रस्सी पे, तो लेने का नहीं देने का। मान के चल इसको मैं फोर्स से अगर खींच रहा हूं और ये रस्सी टाइट है, तो इसके लिए देखूं तो लेने का नहीं देने का, यानी इस पे लगा दी। बात समझ में आ रही है क्या। आगे देखो, अब मान के चल तो बोले कि सर रस्सी अगर ऐसी नहीं हो, ऐसी हो, तो जैसे मान के चलो वेज के ऊपर रस्सी रखी हुई है, जिसको बोलते हैं वेज। ये वेज है, नॉन वेज वाला नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल को वेज बोलते हैं। इसमें ये थीटा एंगल है। मान के चल इस तरह से रस्सी बंधी हुई है और एक बॉल इस तरह से, इसमें ये बॉब मान ले, बॉब इस तरह से लगा हुआ है, इसका मास m है। अब सर टेंशन कैसे लगेगा, तो लेने का नहीं देने का। सर इसका वेट कैसे लगेगा, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। वो एक अलग बात है कि उसके कंपोनेंट हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। और टेंशन कैसे लगेगा, इधर से देखेगा तो लेने का नहीं देखेगा, इधर से देखेगा तो लेने का नहीं देने का। आगे देख भाई, अगला केस देख। अगले केस में जैसे मान के चल कुछ इस तरह से है मेरे पास, ये m1 है, ये कुछ m2 है और ये m3, तीन मास तरह से रखे हुए हैं, ठीक है। ये मास मान के चलो नीचे की तरफ जा रहा है, तो भैया ये मास किधर जाएगा, इधर जाएगा। ये वाला मास किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो टेंशन कैसे लगेगा। अब देख, इसमें लेने का नहीं देने का, इसमें लेने का नहीं देने का, इसमें लेने का नहीं देने का, लेने का नहीं देने का। इसमें कोई आउट ऑफ द पूछ। एक चीज और देखना, इसमें ये रस्सी तो एक थी, ये पूरी रस्सी एक थी, तो टेंशन थी था। अब यहाँ तो रस्सी बदल गई, अगर रस्सी बदल गई तो शायद टेंशन बदलेगा या नहीं बदलेगा, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। रस्सी बदलेगी टेंशन बदलेगा। अब टेंशन जो बदला वो कितना बदला, तो एक चीज ध्यान से देखना, अगर ये टी तो नीचे कितना आएगा, कितना आएगा भाई साहब 2t। इसके लिए देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2t। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ। एक पुली लगा हुआ है भाई, पुली का मतलब क्या होता है सर, पुली का मतलब वही होता है जो जानते नहीं है। पुली का मतलब क्या होता है, पुली का मतलब होता है ऐसा मीडियम जो आपके डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को चेंज कर दे, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे। जैसे अब देख, इसमें मान के चल ये मेरे पास कोई पुली था, अगर नीचे टेंशन t है तो ऊपर अगर की डायरेक्शन में देखूंगा तो कितना टेंशन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे बेटे 2t। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है तेरे को। मान के चल कोई बोले ये t/2, ये t/2 होता तो ये कितना हो जाता, t हो जाता। आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ। टेंशन की पिक्चर क्लियर हुई। अगला केस समझ। टेंशन के बाद अभी हमने कौन कौन सा देखा, एक तो वेट फोर्स देख लिया, एक टेंशन फोर्स देख लिया। अगला जो फोर्स देखेंगे मेरे बेटे उसका नाम है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। क्या बोला, अगला जो फोर्स है उसका नाम क्या है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। NCF भी बोलते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। ऐसा फोर्स जो कांटेक्ट की वजह से लगेगा। कांटेक्ट की वजह से कैसे, दो सरफेस जब कांटेक्ट में आएंगी तो देखो ध्यान से, जैसे मान के चल ये कोई
ब्लॉक इस तरह से सरफेस पर रखा हुआ है, इसका मास m है, तो सबसे पहला फोर्स जो लगेगा, एक तो वेट लगेगा इसका mg, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस सरफेस की कांटेक्ट की वजह से एक फोर्स लगेगा जिसे बोलते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। मान के चल सरफेस इस तरह से होती, ब्लॉक ऐसे रखा हुआ होता, तो ऐसा कोई फोर्स जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर लगे, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में लगे, उसे बोलते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। सर यहाँ तो सरफेस ऐसी थी इसलिए इसके नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर लग गया, अब तो सरफेस ऐसी, सर वेट कैसे लगेगा? मेरे वेट होशियार बेटे, वेट तो ऐसे लगेगा। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कैसे लगेगा? सरफेस क्योंकि ऐसे है तो इस डायरेक्शन में लग जाएगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। कैसे लग जाएगा? इस डायरेक्शन में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। सर सरफेस अगर ऐसे हो तो कैसे लग जाएगा? अगर मान के चलो सरफेस ऐसे है, अगर m मास रखा हुआ है तो मेरे बेटे वेट तो mg कैसे लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कैसे लग जाएगा? इस तरह से क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर लगना चाहिए नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स सर क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पेस में घुसने से रोकता है। जैसे मान के चल, ऐसे मान तू सो रहा था रात को, तेरे घर में चोर आ गए, अब तूने देखा जब कि आया चोर आ गए, मजा आ गया यार, अब तू चोर को चाय बना के दे रहा है, आइए चोरी करके जाइए भाई साहब, ये भी ले जाइए, वो भी ले जाइए, लॉकर की चाबी भी ले जाओ, उसको भी ले जाओ, और राह बच्चा जब इतना ले जाओगे तो पिटूंगा, मुझको भी ले जाओ साथ में। अब ऐसा सीन करता है क्या? अगर तू करता है तो भाई साहब फिर तो मैं तुझसे कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन अगला सीन अगर देखें कि चोर आएगा तो भाई साहब पीटेगा, मुझको ऐसा लगता है कि पीटेगा, उसको भगाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर तू चोर है तो बुरा मत मानियो यार, ठीक है, लेकिन जेन्युइनली ये काम करेगा। अब एक बात बता, यानी अगर चोर तेरे घर में घुसने आया, तेरे मेहनत से कमाए, तेरे पिताजी के मेहनत से कमाए हुए सामान को लेने आया, तेरे माता पिता ने जो मेहनत से सामान कमाया, जो बनाया, उसको लेने आया, तू ले जाने देगा क्या? नहीं। क्यों? अपनी जगह में दूसरे घुसने नहीं देना चाहता। तेरा पड़ोसी तेरे मकान में आके रहना स्टार्ट कर दे, अरे अब क्यों गिर रहा है मेरी जगह भाई? यानी कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी जगह के स्पेस में नहीं आने देना चाहता, अपने स्पेस में नहीं आने देना चाहता, तो क्या करता है? उसका अपोजिशन करता है, उसका विरोध करता है। तो इसी तरह से फिजिक्स में एक सरफेस के ऊपर दूसरे ब्लॉक को रख दिया, ठीक है। अब ब्लॉक तो भाई साहब वेट की वजह से घुसना चाहेगा, ये नहीं घुसने देगा। जब नहीं घुसने देगा तो क्या करेगा कि अगर वेट, ये ब्लॉक अगर अपने वेट की वजह से इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा, जबकि ये जो सरफेस है ये भी तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, भैया मेरे में क्यों घुस रहा है भाई, और भी बैठ गया, तो ये क्या करेगी? ये सरफेस इसको क्या प्रोवाइड करेगी? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स प्रोवाइड करेगी। यानी अगर ये कांटेक्ट नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा। जैसे मान से पड़ोसी तेरे घर में घुसना चाहते ही नहीं है, तो क्या जानबूझ नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? जब चोर तेरे घर में आना नहीं चाहता भाई साहब, अगर आ ही नहीं रहा तो जानबूझ के फोन करके बुलाएगा क्या? नहीं। यानी अगर सरफेस में कांटेक्ट होगा तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा, और अगर सरफेस में कांटेक्ट नहीं होगा तो सरफेस के बीच में तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं लगेगा। इसमें कोई डाउट है क्या? आगे बढ़े। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को नॉर्मल सरफेस का कांटेक्ट बनाए रखना है, यानी कौन सी चीज जीरो नहीं होने देना है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। अगर सरफेस के कांटेक्ट को लूज कराना है तो कौन सी चीज जीरो कर देना है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। याद रखना, होल्ड करके इस बात को, आगे न्यूमेरिकल में इसका यूज करेंगे। अगला फोर्स देखते हैं। वेट देख लिया, टेंशन फोर्स देख लिया, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स देख लिया। अब देखते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कौन सा फोर्स होता है? स्प्रिंग फोर्स हुक्स बाबा कहते हैं कि भैया जैसे मान के चलो, ऐसे मान के चलो, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग एक ब्लॉक से बनी हुई है, इस ब्लॉक का मास है m, ठीक है। अभी जब स्प्रिंग को तूने छेड़खानी नहीं की, तूने उसके स्प्रिंग को नहीं छेड़ा, तो जो उसकी लेंथ है, इसको इसी लेंथ को बोलते हैं नेचुरल लेंथ। क्या बोलते हैं इसकी? अगर इसकी लेंथ मान के चल l है तो ये नेचुरल लेंथ है। जब तूने स्प्रिंग को नहीं छेड़ा, मान के चल तूने छेड़ दिया, छेड़ कैसे दिया? तूने स्प्रिंग को पकड़ के इधर से फोर्स लगा के खींच दिया, तो खींच देगा तो भाई साहब ये स्प्रिंग खिंच जाएगी, ठीक है। ये स्प्रिंग खिंच गई। अब जब ये स्प्रिंग खिंची तो कितनी खिंच गई? मान के चलो यहां से x खिंच गई, ठीक है। तो क्या बोलता है हुक्स बाबा? हुक्स बाबा ये कहते हैं कि अगर स्प्रिंग के अंदर तुम इलॉन्गेशन लेके आते हो यानी खींच देते हो, या स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन लेके आते हो यानी दबा देते हो, तो स्प्रिंग ऐसा करने से आपको रोकती है। रोकेगी कैसे? रोकेगी ऐसे कि अगर आप उसको खींचोगे तो भाई साहब वो अपने पोजीशन में आना चाहिए, जब उसको कंप्रेस करोगे तो अपनी पोजीशन में आना चाहिए। यानी अगर तुमने स्प्रिंग को खींच दिया तो किस डायरेक्शन में वो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी? अंदर की डायरेक्शन में। अगर उसको कंप्रेस करोगे तो किस डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो मेरे बेटे एक बात ध्यान से देख के बता, अगर तूने एक्सटर्नल फोर्स को डायरेक्शन में F लगाया तो स्प्रिंग विरोध करेगी कि नहीं करेगी? अगर विरोध करेगी तो रिस्टोर करेगी, यानी तो किस डायरेक्शन में रिस्टोर करेगी? Fr इक्वल्स टू kx।
जो स्प्रिंग फोर्स होता है कितना होता है kx, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में स्प्रिंग रिस्टोर करती है, यानी ओरिजिनल पोजीशन वापस आना चाहती है, यानी नेचुरल लेंथ को रीगेन करना चाहती है, तो रिस्टोरिंग फोर्स Fr इक्वल टू kx लगेगा। ये कौन ने बोला? हुक्स लॉ ने बोला। अगले केस में मान के चल बेटा तूने क्या किया, तूने स्प्रिंग को दबा दिया, ठीक है, तूने क्या किया, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। कितना कंप्रेस कर दिया? मान के चल x कंप्रेस कर दिया। अब स्प्रिंग को अगर तू कंप्रेस करेगा तो भाई साहब स्प्रिंग की नेचुरल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, वो ग्रोथ करेगी उसका। जब तूने कंप्रेस इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के किया तो अब तो समझ में आ रहा है तेरे को, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? इस डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, और वो कितना होगा? kx होगा। कि एक चीज इस पिक्चर क्लियर हो रही है कि रिस्टोरिंग फोर्स यानी स्प्रिंग फोर्स, जिसे हम स्प्रिंग फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, ये कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स ही स्प्रिंग फोर्स है, जैसे हुक्स लॉ ने बोला। तो हमेशा ये कि एप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बिल्कुल लगेगा जी। अगर एलोंगेट करोगे तो अंदर की तरफ, अगर कंप्रेस करोगे तो बाहर की तरफ। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ ले, आगे बढ़े। अब बात आती है, कुछ बच्चों को माइंड में आ रहा है सर एक फोर्स और होता है जिसका नाम फ्रिक्शन। हाँ बेटा होता है बिल्कुल। इस चैप्टर में बताओगे? नहीं बताऊंगा, उसके लिए पूरा चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा, सुनना ध्यान से। फ्रिक्शन के लिए पूरा वीडियो बनाऊंगा, पूरा चैप्टर है वो डिटेल में। न्यूटन ऑफ मोशन के बाद जो अगला वीडियो रहेगा वो फ्रिक्शन का रहेगा। चलो आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा। हाँ बेटा, तो अगला कॉन्सेप्ट जो अभी सीखा हमने, अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट इसको अगर देखो तो एचसी वर्मा आप अगर उठा के देखोगे तो उसमें क्वेश्चन है, और आगे वाले क्वेश्चन जो भी एचसी वर्मा में करा रहा हूं, तो कायदे से ना इसको आपके हो सकता है कोचिंग पे इसको स्यूडो फोर्स के नाम से पढ़ाया गया हो। मैं ऐसा कोई भी नाम नहीं लूंगा इन चीजों में, मैं सीधी ट्रिक आपको सिखाऊंगा, आपको उसको ट्रिक को लगाना चाहिए, ठीक है। एक तरीके किसी भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में या आपके वर्क पावर एनर्जी में या आगे आने वाले चैप्टर्स हैं मैकेनिक्स के, उनमें दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक इनर्शियल फ्रेम में खड़े होके, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में। इनर्शियल फ्रेम उस फ्रेम को बोलते हैं कि भाई साहब जिसके पैरों के नीचे जमीन ना खिसक जाए, कहने का मतलब जिसका एक्सेलरेशन 0 हो, ठीक है, या अगर वो मूव भी करे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, कुल मिला के एक्सेलरेशन 0 हो जिस फ्रेम का, उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल वो जिसमें एक्सेलरेशन हो, जो मूव कर रही है एक्सेलरेशन। तो भाई अब मेन चीज क्या है, अगर आप इनर्शियल फ्रेम में खड़े हो तो न्यूटन बाबा बोलते हैं कि इट्स ओके, आप मेरे को खूब लगाएंगे एंड आंसर विल बी आएंगे। लेकिन अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में खड़े हो तो न्यूटन बाबा बोलते हैं भाई साहब तू आराम से उसमें एक्सेलरेशन मजे ले रहा है, मेरे को नहीं दे रहा है तू। अब बात क्या आती है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में तुम डायरेक्ट न्यूटन लॉ को नहीं लगा सकते, तो क्या लगा सकते हैं, तो वी आर इंडियंस, हम जानते हैं भाई साहब जुगाड़। तो जुगाड़ इसमें लगाई हुई है, मैं जुगाड़ आपको डायरेक्ट बताता हूँ, लॉजिक आपको सिखाता हूँ, ट्रिक को सीखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। हमें न्यूटन की इक्वेशन, न्यूटन लॉ एफ नेट इक्वल्स टू एम कहीं नहीं लगाना। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, एफ नेट इक्वल टू एम ही होता है न्यूटन इक्वेशन। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिखाई दे उधर उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन यानी न्यूटन की इक्वेशन लगा दो, हमें नहीं लगाना, ठीक है। हम काम वही करेंगे लेकिन अलग तरीके से करेंगे, ठीक। कैसे करेंगे, तो जो मैं ट्रिक सिखा रहा हूं उस ट्रिक को सीख ले। मैंने क्या बोला, और पूरे चैप्टर में इसको याद रखना, रामबाण इलाज चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि जिस डायरेक्शन, इसको कॉन्सेंट्रेट होकर सुन ले भाई साहब, जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन के अंदर तुझको एक्सेलरेशन दिखाई दे, मैंने क्या बोला, जिस डायरेक्शन में तुझको क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन दिखाई दे मेरे बेटे, उसके अपोजिट में क्या लगा दियो, एमए लगा दियो, उसके अपोजिट में एमए लगा दियो। फिर ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट कर दे, क्वेश्चन का आंसर आ गया। देख कैसे, मैंने क्या बोला समझ उसको। ये लेफ्ट है, जिंदगी में बैठा तो होगा तो लिफ्ट में, आई थिंक मुझे बैठता होगा यार अगर तेरे सोसाइटी में लगी हो तो। मैंने क्या बोला, लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक रस्सी बंधी हुई थी जिससे एम मास का बॉब टंगा हुआ था, यानी बॉल मान ले, बॉम्ब मान ले, कुछ मान ले, वो टंगा हुआ था, ठीक। ये लिफ्ट ये एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही थी। क्वेश्चन मेरे से ये पूछा कि ये जो बॉब है, ये जो रस्सी है, ये जो स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन कितना होगा। तो अब बात आती है मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, वो देख लो। इसमें किताब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करती है वो किताब में देखिए, मैं कैसे कर रहा हूं उसको समझ लें, बहुत सिंपल तरीका है और सारे क्वेश्चन अपन ऐसे सॉल्व करेंगे इस ट्रिक से। तो पहली बात मैंने क्या बोली कि क्वेश्चन में देख, जिस डायरेक्शन में ये ऐसे देख, और ज्यादा बेसिक तरीके से देख, मास है तो भैया क्या लगेगा, अरे बोल भाई mg लगेगा। रस्सी है तो टेंशन कैसे, लेने का नहीं देने का, टेंशन टी लगा दिया। अगली बात, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिखाई दे उसके अपोजिट में क्या लगा दे, एम लगा दे। फिर ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, ऊपर डायरेक्शन में कौन सा दिख रहा है, टी, नीचे की डायरेक्शन में जो दिखाई दे रहा है उसको जोड़ दे, एम जी प्लस एम ए। अगर तेरे को किताबी ज्ञान हो, किताबी तरीका आता हो, जो भी न्यूटन बाबा की इक्वेशन है, अगर इनर्शियल फ्रेम में खड़े होकर कोई आदमी देखेगा तो कैसे दिखाई देगा, उस बुक में देखियो, मेरे को इस बात से मतलब है, ठीक है। तो एम और ये क्या हो जाएगा मेरे बेटे, जी प्लस ए। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ ले। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे, क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला, ये भी क्वेश्चन एचसी वर्मा का है, क्वेश्चन ध्यान से समझे।
उसने बोले कार है जो कि ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव कर रही है, कार है ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव कर रही है, उसके अंदर एक बॉब है जो कि टंगी हुई है, ठीक है। जब ये कार रेस्ट में थी तो बॉब ऐसे थी, जब ये एक्सेलरेशन कार में आगे तो बॉब इस तरह से थीटा एंगल इस वर्टिकल के साथ में बनाती है। क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया कि मेरे को ये बता दो कि ये थीटा की वैल्यू क्या होगी जब कार का एक्सेलरेशन ए है, तो जो पेंडुलम इसमें टंगी हुई है यानी जो बॉब इस स्ट्रिंग से टंगा हुआ है इसका क्या एक्सेलरेट थीटा कितना होगा इसका, ठीक है। और अगर एक चीज और पूछ लेता ये बोलता टेंशन कितना होगा इसमें, ये भी पूछ सकता है इसको मीडियम में प्लेस कर दूं, किसी वाटर में रख दूं, उसकी डेंसिटी आपको दे दे तो क्या होगा, तो क्या चेंजेस आएंगे, वो पूछ सकता है। अभी जो पूछा है इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने अब क्या बोला कि अगर कोई भी क्वेश्चन देखो सबसे पहले क्या लगा दो, और उसका मास है तो मास अगर एम है तो वेट कितना एम जी, रस्सी है, टेंशन में है, टाइट है तो टेंशन कितना हो जाएगा टी। अब मैं एक चीज देखता हूँ, एक चीज हमेशा याद रखना, टेढ़ी मेढ़ी चीजों को रिजॉल्व किया जाता है। क्या बोले, टेढ़ी मेढ़ी चीजों को रिजॉल्व किया जाता है। तो टेढ़ा क्या है, टेंशन, जब टेंशन टेढ़ा है तो रिजॉल्व कर देंगे इसको। तो सबसे पहले इसको भी रिजॉल्व करने से पहले एक चीज देखें कि एक्सेलरेशन इधर, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले ट्रिक क्या बताई, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, बेटा मैंने भी ट्रिक क्या बताई थी, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिखाई दी उसके अपोजिट में एम लगा दी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इधर, तो मैं अपोजिट में क्या लगा दूंगा मेरे बेटे, अपोजिट में लगा दिया मैंने एम। अब टेंशन को रिजॉल्व कर लूं तो टेंशन का एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। बच्चा मेरे मम्मी पापा के बीच में चलेगा तो नहीं होगा, नहीं तो रेडियो रूम पे आ जाएगा। ये मैं ट्रिक में इस तरह से आपको वेक्टर रेजोल्यूशन जब आप देखेंगे उस वीडियो को तो उसमें आपको इस तरह से देखने को मिलेगा कि बच्चा मेरे मम्मी पापा के बीच में चलेगा तो नहीं होगा, नहीं तो रेडियो रूम पे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर के रेजोल्यूशन करते समय भाई साहब अगर वेक्टर को आप रिजॉल्व करते हो तो उसके दो कंपोनेंट इस तरह से करिए कि मेन वेक्टर उस दोनों कंपोनेंटों के बीच में हो और मम्मी पापा कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, यानी जो कंपोनेंटों में इसमें आप रिजॉल्व कर रहे हो वो कैसे हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो ध्यान से देखो, तो अगर मेरे पास ये थीटा तो जेड बने थीटा से, मैन बने थीटा से, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा मेरे बेटे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास टी साइन थीटा। मैंने कंपोनेंटों में रिजॉल्व कर लिया। तो क्या बोला था आपसे कि जिधर एक्सेलरेशन उसका अपोजिट में है, फिर ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, तो जो ऊपर दिखाई दे रहा है उसको इससे बैलेंस कर दे, जो ये इससे बैलेंस कर दे, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन मेरे बेटे, इक्वेशन क्या आ जाएगी, टी साइन थीटा। टी साइन थीटा किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, एम ए की। दूसरा टी कॉस थीटा किसकी इक्विवेलेंट, टी कॉस थीटा एम जी की इक्विवेलेंट। मेरे से थीटा पूछा था, मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो एम से एम समाक्षम हो गया, टी से टी समाक्षम हो गया, तो ये कितना आ गया, टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाय जी। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बेटे, थीटा आ गया टेन इनवर्स ए बाय जी। थीटा कितना आ गया, टेन इनवर्स ए बाई जी। चलो मेरा क्वेश्चन में ये था, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। एक चीज और देखें, इसमें अगर टेंशन भी पूछता मेरे से तो क्या करते हैं, तो आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए। ट्रिग्नोमेट्री का कि ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, एम ए का स्क्वायर और प्लस एम जी का स्क्वायर। जब अंडर रूट हटाओगे तो यही किसके अंदर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, टेंशन की। दोनों थीटा और टेंशन दोनों निकाल दी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बेटा, हाँ बेटा, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वेज। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेज। तो ध्यान से देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ वेज। पहली बात तो ये कर ले, वेज क्या चीज होती है। वेज का मतलब इसमें ये वेज और नॉन वेज नहीं है। जो वेज है, इस वेज का मतलब वेज और नॉन वेज से नहीं है। वेज का मतलब किस चीज से लेके है, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल। अगली बात देखें, हमसे ये बोला गया एक वेज ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ था। ये भी फ्रिक्शनलेस, ये भी फ्रिक्शनलेस, दोनों में फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेसेस हैं। एक एम मास का ब्लॉक इसके ऊपर मैंने रख दिया, ठीक है। अब ये पूछा कि ये ब्लॉक, अपन पहली चीज तो ये देखें, अगर कॉमन सेंस से देखो, जब मैं इंक्लाइंड सरफेस पर कोई ब्लॉक रखूंगा तो उस ब्लॉक की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की, ऑटोमेटिक नीचे। ऑब्वियस सी बात है, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में अपने आप आना चाहेगा, ठीक है। तो हमसे ये पूछा, एक बार मैं इसको सिखाने से पहले और बता दूं कि मोशन जिस डायरेक्शन में आपको देखने को मिलता है उस डायरेक्शन का क्या कह सकते हैं, उस डायरेक्शन के बारे में कुछ पॉइंट बता सकते हैं क्या, या उस डायरेक्शन के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्शन अनबैलेंस फोर्स की होगी, यानी जिस डायरेक्शन में आपका मोशन देखने को मिलेगा उस डायरेक्शन में एक अनबैलेंस फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि अगर फोर्स बैलेंस हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी रेस्ट में आ जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है यानी मोशन में है, अगर मोशन में है तो फोर्स तो लग रहा है, और फोर्स कैसे, अनबैलेंस। यानी अगर मेरे को जो बैज के ऊपर, इस बैज के ऊपर से ब्लॉक अगर नीचे आएगा तो नीचे की डायरेक्शन में क्या लगना चाहिए, अनबैलेंस फोर्स, यूं क्या, तो अनबैलेंस एक्सेलरेशन लगना चाहिए। तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो जरा, तो जिस एक्सेलरेशन से वो स्लाइड करे, एम मास का ब्लॉक है, जो हम जानते हैं पहले वो लगा लो भाई। हम जानते हैं जब ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा होगा तो इसका क्या लग रहा होगा, खुद का वेट।
वेट कितना होगा, mg डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। हमने देखा कैसी भी सरफेस हो वेट तो डाउनवर्ड लगेगा। दूसरी बात, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगता है, एक नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स, यानी ये नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स जो भी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, ये सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स लग गया बेटा। अब क्या करें, हम जानते हैं कि ये जो ब्लॉक है, वेट अगर नीचे तो ब्लॉक तो लेके नीचे नहीं आ रहा, ब्लॉक उस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब क्या समझे कि इस mg का कोई कंपोनेंट तो होगा जिस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो बिल्कुल होगा। तो क्या करें, इस mg को रिजॉल्व कर लें कंपोनेंटों में। कौन कौन से दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में आपको ब्लॉक जाता है वो देखने को मिलेगा। दूसरा नॉर्मल डायरेक्शन में। भाई बच्चा मेरे मम्मी पापा के बीच में चलेगा तो नहीं होगा, मम्मी पापा कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। तो अगर मेरे पास ये देखा जाए तो दो लाइन के बीच का एंगल थीटा, तो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे बेटे, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा mg sin थीटा। लॉजिक में आपको बता रहा हूं कि अगर दो लाइन के बीच का एंगल थीटा तो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा। तो देखिए इस वाली लाइन का नॉर्मल क्या है, ये वाली लाइन, और इस वाली लाइन का नॉर्मल क्या है, ये वाली लाइन। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, थीटा, और जिधर थीटा आता है उधर क्या आता है, कॉस आता है। तो mg cos थीटा mg sin थीटा। चलो अगली बात अगर इसमें देखें तो अब एक चीज समझ, इसमें अनबैलेंस फोर्स कौन सा है, यही वाला। क्यों, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए पीछे कुछ नहीं है, लेकिन नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स तो mg cos थीटा से बैलेंस हो रहा है। तो इसमें क्या देखने को मिला मेरे को कि जो नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स है वो किससे बैलेंस हो रहा है, mg cos थीटा से। इसका मतलब नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है। इसका सीधे तौर पर मीनिंग ये है कि जो ब्लॉक है इसकी सरफेस को नहीं छोड़ेगा, यानी कॉन्टेक्ट में बना रहेगा। चलो अगली बात, जो मेरे पास एक्चुअली जो मोशन देखने को मिल रहा है वो मोशन इस डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। अगर इस डायरेक्शन में मोशन देखने को मिल रहा है तो ये जो फोर्स है mg sin थीटा, यही एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये जो mg sin थीटा देखने को मिल रहा है मेरे बेटे, तो मोशन में जानते हो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है। तो एक्सटर्नल इसमें क्या है, mg sin थीटा। अगर फोर्स ही है तो एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास, एक्सेलरेशन की वैल्यू है मेरे बेटे g sin थीटा। तो मुझे देखने को क्या मिला, जब मैं किसी वेज के ऊपर, स्मूथ सरफेस के वेज के ऊपर एक ब्लॉक रख दूंगा तो ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे शिफ्ट करने की होगी, खिसकने की होगी, स्लाइड करने की होगी, और जिस एक्सेलरेशन से वो स्लाइड करेगा वो है a इक्वल टू g sin थीटा। अब एक चीज होल्ड करिए, अगर आपको इतना नहीं करना तो ट्रिक दिमाग में रखो, एस से स्लाइड एस से साइन थीटा, एस से स्लाइड एस से साइन थीटा, यानी a इक्वल टू g sin थीटा। आगे बढ़े, इसके अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, एक चीज ध्यान से समझना क्या है, वेज का ही केस है। केस कैसा है, केस वेज का है। अब मान के चलो मेरे को क्या किया जाए, इस वेज को एक्सेलरेशन दे दिया जाए, वेज को एक्सेलरेशन दे दिया जाए। तो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे दिया जाए, तो देखो जरा उसके पूरे केस को। जैसे मान के चलो मैंने इस वेज को क्या कर दिया, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दिया। ये मान के चलो मेरे पास होता वेज, ये क्या है, वेज है, ठीक है। ये मेरे पास इस तरह से ये किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर एक वेज रखा हुआ है, थीटा है, इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक को, m मास के ब्लॉक को प्लेस कर दिया। तो जो जो लगेगा पहले जो जो हमें दिखाई दे रहा है वो लगा लें, ठीक है। एक चीज और कर दी, हमने इस वेज को एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में दे दिया, वेज को एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में दे दिया, इंक्लाइन सरफेस की तरफ एक्सेलरेशन ये प्रोवाइड कर दिया कि वेज अगर एक्सेलरेट हो तो ये अपनी तरफ से प्रोवाइड कर दिया। मान के चलो a1 एक्सेलरेशन इसको हमने प्रोवाइड कर दिया m1, ठीक। तो क्या करें, mg लगेगा, सरफेस की वजह से क्या लगेगा, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स n लगेगा। अगली बात, एक्सेलरेशन जिधर डायरेक्शन दिखाई दी उसके अपोजिट में क्या लगा दो, ma लगा दो। एक ट्रिक बताई हुई थी तो ma1 ये लगा दिया। जब ये ma1 आप लगा चुके तो इस वाली एक्सेलरेशन को हटा दो। अब हमसे पूछा कि अगर मैं इस वेज को a1 एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दूं तो इस ब्लॉक का क्या होगा। तो पहली चीज मैं आपको एडवांस से बता दूं कि ब्लॉक स्टैटिक आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और जो वैल्यू आएगी वो देख लो आपके सामने है। तो ma1, अब क्या करें, चूंकि ब्लॉक की टेंडेंसी होगी तो इस डायरेक्शन में जाने की, अभी तो हम यही जानते हैं इस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी होगी, तो इस वेट को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। तो एक कंपोनेंट वेट का ये कर देंगे, एक कंपोनेंट वेट का ये, दो लाइन के बीच का एंगल थीटा, उनके नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और मेरे बेटे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। अब एक चीज देखूं कि ma1, अब मैं एक चीज देखूं तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, ब्लॉक तो इस वाली डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। अगर ये ब्लॉक इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट तो इसका भी इस डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा, तो इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो एक कंपोनेंट इसका ये कर दिया तो दूसरा कंपोनेंट किस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। कोई बच्चा मेरे मम्मी पापा के बीच में चलेगा तो नहीं होगा, नहीं तो रेडी रूम पे आ जाएगा। ये थीटा तो टेढ़ा ही बने तो थीटा सेम, तो ये थीटा तो ये क्या जाएगा मेरे बेटे, ये हो जाएगा ma1 cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ma1 sin थीटा। ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई sin थीटा। आप अक्सर आप और एक बार देखें, आपकी कोचिंग में अगर ये चीज सिखाई गई हो तो उसमें बोला होगा वेज कंस्ट्रेंट है। आपको इसमें वेज कंस्ट्रेंट नाम का कोई कॉन्सेप्ट यूज किया, बोलो बेटा,
ये लॉजिक समझ में आता है कि नहीं आता? ये ज्यादा बेसिक है उससे, ठीक है। और अगर रेजोल्यूशन में डाउट है तो बार बार आपको इस चीज से बोल रहा हूँ, वीडियो को देखिएगा तो आपका रेजोल्यूशन यानी वेक्टर नाम की समस्या खत्म हो जाएगी। हो सकता है कई टीचरों को मैंने ऐसा देखा हुआ है, वो 2-3 दिन वेक्टर को ही कराते हैं। कई जगह मैंने ऐसी चीज देखी हुई है, कुछ जगह 2-3 दिन तक वेक्टर ही खींचते रहते हैं। तो वेक्टर जबकि 10-5 मिनट का टॉपिक है, तो आईआईटी और नीट में जिसका मेन रोल आता है रेजोल्यूशन का, तो 2-3 दिन खींचने का पता नहीं क्या सेंस है। क्या अपने को क्या करना, अपने को इस बात से मतलब है, तो आगे समझो इसमें। तो क्या किया गया, mg sin थीटा ये। अब क्या करते हैं, ma1 लगाए जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसके अपोजिट में ma लगाए, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, बैलेंसिंग कर देंगे। तो बैलेंसिंग किधर करेंगे, तो देखो ये वाली डायरेक्शन में पहले इनबैलेंस था, अभी किससे बैलेंस हो रहा है, mg sin थीटा किससे बैलेंस हो रहा है, ma1 cos थीटा से। तो बैलेंस कर दो बेटे, mg sin थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे बेटे, ma1 cos थीटा। तो m से m समाचार हो गया, a1 की वैल्यू कितनी मिल गई, cos नीचे, तो ये कितना आ गया, g tan थीटा। अब एक बात का जवाब देना कि ये वो एक्सेलरेशन है, क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, आईआईटी जेईई में भी आ चुका है, नीट में तो अभी रिसेंटली आया हुआ था कि ये वो एक्सेलरेशन है। ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये वो एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन अगर a1 एक्सेलरेशन अगर आप ब्लॉक को यानी इस वेज को अगर आप इतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देते हो g tan थीटा के बराबर, तो जो ब्लॉक इस पे पहले स्लाइड कर रहा था वो रुक जाएगा। क्या बोला मैंने कि अगर आप इस वेज को a1 इक्वल टू g tan थीटा के बराबर का एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देते हैं तो इस वेज के ऊपर रखा हुआ ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, रुक जाएगा। अगला केस एक चीज सुनिएगा, एक नोट में बात देखिएगा, ये आपका होमवर्क है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने वेज में देखा कि अपने आप नेचुरल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, स्लाइडिंग जी साइन थीटा, नीचे की डायरेक्शन ऐसे स्लाइड ऐसे साइन थीटा, वो भी देखा। दूसरा केस देखा, अगर मैं वेज को इंक्लाइन साइड में एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दूं तो क्या कंडीशन बनती है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनती है। जी tan थीटा एक्सेलरेशन दे देते हो तो ब्लॉक इस पर आपका इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अगली कंडीशन क्या बन सकती है, हो सकता है कोई बच्चों के माइंड में डाउट आती हो कि सर जरूरी कि एक्सेलरेशन में इधर ही प्रोवाइड करो, नहीं कर बेटा, तू एक्सेलरेशन इधर प्रोवाइड कर दे। मान के चलो इस वेज को मैंने एक्सेलरेशन इधर प्रोवाइड कर दिया, समझो, मान के चलो केस ऐसा होता बेटा, ये थीटा होता, ये कोई ब्लॉक इसका एम मास का रखा हुआ होता, इसका मास एम होता, मैं इस वेज को एक्सेलरेशन a2 प्रोवाइड कर देता इस डायरेक्शन में, तो क्या कंडीशन बनती। तो आप उसको सॉल्व करिए एक बार जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया वैसे, और आंसर आप समझ लो उसमें। तो जो आंसर आएगा वो आएगा a2 इक्वल टू जी कॉट थीटा, जस्ट इसका अपोजिट आंसर आ जाएगा a2 इक्वल टू जी कॉट थीटा। लेकिन 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 ये एक्सेलरेशन से ब्लॉक जो होगा वो आपका इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, वो क्या कर जाएगा, वो फ्री फॉल कर जाएगा। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं इसका प्रूफ या इसका लॉजिक का कमेंट सेक्शन बताइए तो मैं उसको प्रूफ को भी करके बता दूंगा। क्या बोला गया, अगर आप इस वेज पे एक्सेलरेशन a2 इतना प्रोवाइड इस डायरेक्शन में जी कॉट थीटा के बराबर करते हैं तो आपका जो ब्लॉक है ये ब्लॉक फ्री फॉल कर जाएगा, सीधा जंप मार के नीचे आ जाएगा, यानी जैसे बोलते हैं फ्री फॉलिंग का केस हो जाएगा। मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर लेते हैं, तो आपका वेज इधर शिफ्ट हो जाएगा, या यूं कह दो सिंपल लैंग्वेज में इस ब्लॉक के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वेज को तो उधर खींच दिया ना, जब वेज को उधर खींच दोगे तो ये कहां जाएगा, नीचे, तो ये फ्री फॉल करके नीचे आ जाएगा। क्या पिक्चर क्लियर है कि वेज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। हाँ बेटा, अगला केस देखते हैं, मोशन ऑफ अ लिफ्ट, लिफ्ट का केस देखते हैं। ये क्वेश्चन अभी आईआईटी जी में भी आया हुआ है, रिसेंटली आया हुआ था, जिस केस में ये आपको लिफ्ट के अंदर के होने वाले सारे मोशन को एनालिसिस करवाया था। एक चीज समझे, लिफ्ट के 4 केस में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कौन कौन से केस है, बहुत इजी है, आप उसको बहुत ध्यान से देखना, आपको एक झटके में समझ में आ जाएगी। हम ये जानते हैं लिफ्ट के अंदर कभी हम खड़े होकर देखें तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है, जब लिफ्ट एकदम नीचे आती है तो हमें महसूस क्या होता है उसके अंदर, हमें थोड़ा सा ऐसा फील होता है कई बार कि हमारा वेट ज्यादा हो गया, यानी भारी भारी हो गए। कई बार ऐसा लगता है बहुत हल्के हल्के हो गए, हल्का महसूस करने लगते हैं। दूसरी बात, कई बार ऐसा लगता है चक्कर आ रहे हैं, तो वो चक्कर क्यों आ रहे हैं, वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है। लेकिन फिजिकल एस्पेक्ट से कि आपको वेट कब ज्यादा महसूस होगा, कब कब महसूस होगा, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जब आप लिफ्ट में बैठते हैं और लिफ्ट अगर एक्सेलरेटेड मोशन करती है आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो द रियल वेट विच द ऑब्जेक्ट है विच हु सिटिंग इन द लिफ्ट विल बी डिफरेंट and the calculated weight which is also called as effective weight will be different from its real weight। अब ऐसा क्यों होगा, so it is due to the presence of pseudo force। मैं pseudo वूडो नाम नहीं लूंगा, मैंने आपको ट्रिक सिखाई है उसके बजाय कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिखाई दे उसके अपोजिट में क्या लगा दोगे, ma। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिखाई देगा उसके अपोजिट में क्या लगा दोगे बेटा, ma, और ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो एक बात का जवाब दो, वेट किस डायरेक्शन में लगता है, वेट तो नीचे की डायरेक्शन में लगता है, यानी नेट हमें क्या डायरेक्शन में देखना, नीचे। तो एक चीज समझो, सबसे पहले इसका वेट लगा दो, ये भाई साहब
एक व्यक्ति जिसका मास m इसमें खड़ा हुआ है, इसका रियल वेट तो mg है, ठीक है। लेकिन 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 एक्सेलरेशन लिफ्ट का किस डायरेक्शन में, ऊपर, तो जिधर एक्सेलरेशन दिखाई दे उसका अपोजिट में क्या लगा दो, ma, तो मैंने इधर लगा दिया। अब मैं अगर वेट देखूं इसका इफेक्टिव वेट, यानी जो इफेक्टिव वेट होगा, रियल वेट तो कितना है mg, इफेक्टिव वेट कितना हो जाएगा mg प्लस ma, यानी इस केस में जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन से जाएगी तो आपको अपना वेट अपने रियल वेट से ज्यादा महसूस होगा। दूसरा केस, इसका रियल वेट तो mg होगा नीचे की डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे लिफ्ट का, तो अपोजिट में क्या लगा दोगे, ma, यानी अगर मैं इसका इफेक्टिव वेट देखूंगा, W इफेक्टिव देखूंगा, तो वो कितना आ जाएगा, mg माइनस ma, यानी रियल वेट में कुछ कम महसूस होगा आपको, यूं कह दीजिए हल्का महसूस होगा। यानी इसका पिक्चर क्या क्लियर हुई मेरे बेटे, कि जब लिफ्ट एक्सेलरेशन से नीचे की डायरेक्शन में जाएगी तो हमें क्या महसूस होगा, हल्का। ऐसा लगेगा भाई साहब मजा आ गया, ठीक है, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा। अगली बात अगर देखें कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। एक बात का जवाब दे मेरे को, कि हम तो जानते हैं वेट तो इसका नीचे ही रहेगा, चाहे नीचे जाए ऊपर जाए दोनों का सेम आंसर आएगा कि भाई हमारा वेट तो नीचे mg है, अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब कि एक्सेलरेशन 0। अगर एक्सेलरेशन जब है ही नहीं तो जो ऊपर लगा तो नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इस केस में जो W इफेक्टिव आएगा वो mg ही रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं आएगा वेट में। जो रियल वेट होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी जब लिफ्ट मूव करती है तो जर्क महसूस नहीं होगा आपको, W इफेक्टिव इक्वल्स टू mg आएगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। सिमिलर इस केस में भी होगा। वैसे तो वेट कितना होता है इसका mg, अगर mg होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा 0, तो हमें कोई डिफरेंस वेट में महसूस नहीं होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो पूछ ले। एक केस भाई, अब इसमें एक चीज देखें, एक केस ये होता है कि लिफ्ट की अगर मैं रस्सी काट दूं तो क्या करेंगे, वो केस तुम मेरे को कमेंट बताएगा क्या होगा। आगे बढ़े बेटा, अरे बोल, इसमें कोई डाउट है क्या? ये मोशन ऑफ अ लिफ्ट की पिक्चर क्लियर हुई? हाँ बेटा, नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जीरो पावर कॉन्सेप्ट है, यूं कह दो कंस्टेंट रिलेशन। सबसे पहले अगर बात करें कि कंस्टेंट रिलेशन क्या चीज होता है, कंस्टेंट का मतलब होता है संबंध। कंस्टेंट का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मान के चलो कि अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा तो इसके रिस्पेक्ट में वो कैसे चलेगा, इसके ऐसे चलने से उसकी चाल पे कितना फर्क आता है, यानी ड्यू टू द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट द इफेक्ट प्रोड्यूस और इफेक्ट सीन ऑन अदर ऑब्जेक्ट, द इफेक्ट सीन ऑन अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट रिलेशन, कंस्ट्रेंट मोशन। तो हमें करना क्या है, इसमें कंस्ट्रेंट मोशन का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ये। अगर इसमें देखें कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है, तो बेसिकली कंस्टेंट मोशन में क्वेश्चन किस वैरायटी का आएगा, क्वेश्चन में देख के आप कैसे आइडिया लगाओगे कि आपसे कंस्टेंट मोशन में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो क्या करेगा आपको, जैसे मान के चलो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे देगा, ठीक है, और बोलेगा इसकी वेलोसिटी बता दो इन टर्म्स ऑफ इसके टर्म्स में बता दो, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन दे देगा, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इसके टर्म्स में बता दो, यानी एक ऑब्जेक्ट का डेटा देके दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा को जब पूछे क्वेश्चन में, ऑब्जेक्ट जो है आपस में किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो, किसी पुली से कनेक्टेड हो, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग या पुली कंस्ट्रेंट बोलते हैं। अभी जो केस देखा था वेज कंस्ट्रेंट था, वो जैसे वेज के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, अगर मैं उसमें एक बॉल और लगा दूं तो वेज कंस्ट्रेंट का परफेक्ट केस बन जाएगा वो। खैर, हमने इसमें क्या बोला कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में कंस्टेंट रिलेशन सीखना भी है, इस क्वेश्चन में कंस्टेंट रिलेशन भी सिखाऊंगा, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाऊंगा और आपको पिक्चर भी क्लियर करूंगा। तो पहली बात तो ये कि कंस्टेंट रिलेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैंने आपको बताया कि एक चीज का डेटा देके दूसरे का डेटा वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पूछे तो ये कंस्टेंट रिलेशन का क्वेश्चन होगा। अगली बात अगर इसमें देखें, अब कंस्टेंट मोशन को क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, तो देखो हमें इसमें बीए की वैल्यू गिवन है कि बी इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है, ठीक है, ये पुली से कनेक्टेड है एक ब्लॉक वीबी, तो वीबी कितना होगा ये मेरे से पूछ लिया गया। तो एक चीज देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है मेरे बेटे, जिसको बोलते हैं जीरो पावर कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट इसमें काम करता है, जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं उसको बोलते हैं क्या, जीरो पावर कॉन्सेप्ट। जीरो पावर कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है, जीरो पावर कॉन्सेप्ट का मीनिंग होता है कि हमें जो पावर डिलीवर्ड, टोटल जो नेट पावर डिलीवर्ड है इस केस में वो जीरो करनी होती है, यानी नेट पावर जो डिलीवर्ड है वो क्या करनी होती है, जीरो। अब हम जानते हैं पावर क्या चीज होती है, पावर होती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। जब स्ट्रिंग के क्वेश्चन का फोर्स क्या होगा, टेंशन फोर्स, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन और डॉट वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट क्या चीज होती है, टी इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ये थीटा क्या चीज होगी, तो थीटा हो गया एंगल, एंगल किसके इसके बीच में होगा, टेंशन और वेलोसिटी के बीच में। जैसे अगर इसमें यहां देखें तो अगर एक चीज समझना इसमें, जैसे टेंशन भी डायरेक्शन लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के लेने का नहीं देने का, वेलोसिटी के ऊपर, तो एंगल दोनों के बीच में कितना है, 0 डिग्री। मान के चलो टेंशन इसमें डायरेक्शन में लग रहा हो, जैसे इसमें देखो कि टेंशन मेरे पास टेंशन टी है, रस्सी है,
अब टेंशन चूंकि मैंने बोला टेढ़ी मेढ़ी चीजों को रिजॉल्व करते हैं, तो इसके दो कंपोनेंट कर देंगे, एक कंपोनेंट ये कर देंगे टेंशन का, एक कंपोनेंट ये कर देंगे। मान के चलो इसके साथ अगर ये थीटा बनाता है तो ये कितना हो जाएगा टी कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा टी साइन थीटा। एक बात बोलो मेरे को इसमें कि टेंशन का ये कंपोनेंट यूजफुल है कि ये कंपोनेंट यूजफुल है। आप पहले ये देखो कि चल पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कंपोनेंट यूजफुल है। ये कंपोनेंट पार्टिकल को जमीन से हटा देगा, जब क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कॉन्टेक्ट लूज करना है अपने को, तो ये कंपोनेंट इसमें यूजफुल है। अगर इस वाले केस में देखें तो वेलोसिटी और टेंशन के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री का। वेलोसिटी उधर है, टेंशन टी कॉस थीटा इधर इस डायरेक्शन में, बस कंपोनेंट ऑफ द टेंशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में, इस केस में 0 डिग्री है। तो पावर कैसे निकालते हैं, टी इंटू वी इंटू कॉस थीटा, जिसमें टी टेंशन है, वेलोसिटी और एंगल थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टेंशन एंड वेलोसिटी या एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। चलो अब नेट पावर 0 करनी होगी, सभी ऑब्जेक्ट की पावर नोट करेंगे और उनको अलजेब्रिक सम करके 0 कर देंगे। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते हैं। 0 पावर कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये आप इसको ऐसे वर्चुअल वर्क भी बोलते हैं, 0 पावर कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ट्रिक की तरह मान लो, जैसे चाहो वैसे मान लो, अदरवाइज दूसरा तरीका भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसमें डिफरेंशियल मेथड लगाते हैं। थोड़ा सा लेंथी है, हमें शॉर्टकट समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा मेथड सॉल्व करें। तो समझो इसमें सबसे पहले इसकी पावर नोट करें। जैसे मान के चलो ये भी ऑब्जेक्ट है ना, तो इसकी पावर क्या होगी, टेंशन भी ऊपर और वेलोसिटी भी ऊपर, तो टी इंटू वी, ठीक है। और कॉस थीटा, तो कॉस 0 है इन दोनों के बीच में, अरे थीटा कितना है दोनों के बीच में 0 डिग्री, तो cos 0 क्या होता है 1, तो मैंने नोट ही नहीं किया। प्लस इसका पावर नोट करते हैं, तो इसमें क्या है, टेंशन का क्या कंपोनेंट होगी, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। अब एक चीज मत बोलना कि कॉस थीटा जो कॉस थीटा है वो टेंशन की कंपोनेंट है। अभी कभी टी और वी के बीच में एंगल नहीं लिया है मैंने अभी, तो देख टी कॉस थीटा इंटू वी, एंगल भी तो लेना पड़ेगा इनके बीच में, कितना एंगल है टेंशन और वेलोसिटी के बीच में, अपोजिट 180, तो cos 180 क्या होगा -1, तो सीधा -1 नोट कर रहा हूं यहाँ। और नेट पावर कितनी होनी चाहिए 0, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टी इंटू वी बी इक्वल्स टू टी कॉस थीटा इंटू वी ए, तो टी से टी समासम हो गया। तो वी बी की जो वैल्यू मिली मेरे को वो कितनी मिली, वीबी इक्वल्स टू वी ए कॉस थीटा। अब एक बात बता, इसमें थीटा दिया ही नहीं था मेरे को, तो थीटा दिया नहीं था तो आंसर तो जो गिवन डेटा है उसी के टर्म्स में बता सकते हैं। तो अगर मैं देखूं ये राइट एंगल ट्राइंगल का एनालिसिस करूं, तो अगर ये थीटा है तो ये मेरे पास कॉस थीटा क्या होगा, ये एक्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, अगर ये एच है ये हाइट और ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा √h² प्लस x², पाइथागोरस सब जानते हैं बेटा। तो ये वीबी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, वी ए और इंटू x अपॉन √ के अंदर h² प्लस x²। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। ये कहानी समझ में आई क्या, कंस्ट्रेंट मोशन की कहानी समझ में आई। कंस्ट्रेंट मोशन के ऊपर मान के चलो इसमें अगर ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल हम इसमें पूरी और चेंज और ऐड कर लेते, कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं इसको, तो क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल ऐसा और कर लेते इसमें कि ये केस है मेरे पास, सीन ऐसा होता, ये मेरे पास सीन होता, ठीक है, और ये मेरे पास टंगा हुआ होता ऑब्जेक्ट। मान के चलो ये ऑब्जेक्ट ये बी था, ये बी होता, ये ए होता। इसकी स्पीड होती मेरे पास वीए और इसकी स्पीड मेरे को वीबी दी जाती। फॉर एग्जांपल ये मेरे को वीए वीबी, इस वाले क्वेश्चन में आप सॉल्व करके बताइएगा मेरे को कि वीबी की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। और जो आंसर आए इस केस में वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ, यहाँ से यहाँ तक एक्स दिया हुआ है बेटा, ये पूरा एक्स दिया हुआ एज इट इज क्वेश्चन है, बस मैंने फुली ऐड कर दिया है। चलो कंस्ट्रेंट मोशन में कोई डाउट आई इस वाले केस में क्या, इस वाले क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताइएगा क्या आंसर आता है। आइए कंस्ट्रेंट मोशन का अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलो हाँ बेटा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है आपका। तो देखो कैसे बोला गया इस क्वेश्चन में, क्या बोला, 3 ब्लॉक लिए मैंने 1 2 3, ठीक। इस 1 ब्लॉक की जो स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड है, इसकी भी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है ब्लॉक की, ठीक है, कंस्ट्रेंट रिलेशन का यूज करते हुए। उसमें अगली बात ये बोली कि जो 1 ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक ही ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, सेकंड ब्लॉक भी ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। मेरे से पूछा ये थर्ड ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, तो पहली चीज तो ये देखना, अगर ये ऊपर जाएगा, उसने बोला ये ऊपर जा रहा है, सेकंड वाला ऊपर जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे आएगा। चलो हमने इसकी मोशन की डायरेक्शन डिसाइड कर ली। अब इसमें टेंशन भी लगा लेते हैं। जैसे मान के चलो ये टेंशन टी है, लेने का नहीं देने का, टेंशन टी लेने का नहीं देने का। अब ये टी तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो कितना हो जाएगा T/2, और मेरे बेटे ये भी क्या हो जाएगा T/2। हमने टेंशन कैलकुलेट कर लिया, टेंशन लगा लिया। अब क्या करें, पावर नेट पावर डिलीवर 0 कर दें, तो पावर 1 प्लस पावर 2 प्लस पावर 3, तीनों की पावर ऐड करके 0। इसकी पावर निकालें तो कितनी आएगी मेरे पास, वेलोसिटी भी ऊपर टेंशन भी ऊपर, थीटा दोनों के बीच में टेंशन वेलोसिटी में 0, तो पावर हो जाएगी T × 1, तो T ×
1, वेलोसिटी 1 है ना, इसमें देखें तो पावर कितनी आ जाएगी, t/2 ऊपर है और v भी ऊपर की तरफ है, t/2 इंटू 1, तो प्लस t/2 इंटू 1। इसमें देखें टेंशन ऊपर है, वेलोसिटी नीचे, टेंशन वेलोसिटी में एंगल 180 का है, तो cos 180 -1 होता है, तो t/2 और इंटू v3, तो ये माइनस में आएगा, t/2 और इंटू v3 इक्वल टू नेट पावर 0। तो सॉल्व कर लेंगे, t प्लस t/2 क्या हो जाएगा, 3t/2 और इक्वल्स टू आ जाएगा v3 और t v3/2 से 2 समासम हो गया, t से t समासम हो गया, तो v3 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बेटे, 3 मीटर पर सेकंड। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया, देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, क्लियर है। हाँ बेटा, बात करते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी तक हमने रिलेशन, कंस्टेंट रिलेशन सीखा, अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन। हमें जो ब्लॉक है उसका भाई एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन सिस्टम का क्या होगा, और जो टेंशन आएगा इनके स्ट्रिंग के अंदर वो टेंशन क्या होगा, तो कैलकुलेशन सीखते हैं। तो देखो हम ये जानते हैं एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ नेट अपॉन एम नेट। एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ नेट अपॉन एम नेट, अरे एफ इक्वल टू एम है तो इक्वल टू एफ अपॉन एम। अब एक चीज देखें, मान के चलो इसके अंदर मेरे पास जो m1 है ये बोल दीजिए m1 इज ग्रेटर देन m2, मान के चलो m1 इज ग्रेटर देन m2, एक ब्लॉक m1 मेरे पास बड़ा है, ठीक है, तो क्या किया जाए, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट मेरे पास क्या होगा, जो इफेक्टिव, अगर m1 बड़ा है तो ये नीचे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर जाएगा, ठीक है भाई। तो नेट फोर्स कितना लगेगा, इसमें वेट होगा नेट फोर्स, तो m1g माइनस m2g कितना हो जाएगा, m1g माइनस m2g अपॉन, और m नेट कितना होगा, नेट मास, यानी m1 प्लस m2। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इजी है कैलकुलेट करना, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है टेंशन कैसे कैलकुलेट करें, तो टेंशन बहुत इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, एक तरीका तो ये कि आप इसमें ऐसे मान चलो टेंशन लगा लो, पहले टेंशन टी लग गया, अपोजिट लेने का देने का लगा दिया, इसका क्या होगा मास, m1g नीचे की डायरेक्शन में होगा, इसका क्या होगा, m2g भी नीचे की डायरेक्शन में होगा। अगली स्टेप में क्या किया जाता है कि भाई एक चीज देखो, जैसे अगर इसका मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन मान के चलो ये है, तो अगर ये एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। तो क्या करें, एक तरीका हमने क्या बताया आपको कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिखाई दे उसके अपोजिट में एम लगा दो, क्या बोला, जिस डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन दिखाई दे उसके अपोजिट में क्या लगा दोगे बेटा, एम लगा दोगे। तो इस वाले ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन जैसे मान के चलो m1 का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लूं, ये अगर m1 है तो m1 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो m1g और दूसरा लग रहा है इस पे टेंशन t। अगली बात, एक्सेलरेशन इसके लिए किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है मेरे को, एक्सेलरेशन नीचे, तो अपोजिट में क्या लगा दूंगा, ma, तो ये क्या लगा दूंगा मैं, m1a। अब ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो क्या कर दोगे, t प्लस m1a और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये m1g। ये आ गया मेरे पास, अरे आ गया कि नहीं आ गया। चलो अगली बात क्या करें कि एक इक्वेशन हमने ये बना ली, अब क्या करो, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल चुके हो, इसमें पुट कर दो, आपका टेंशन आ जाएगा। या दूसरी इक्वेशन बना के देखनी, दूसरी बना के देख लो, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये m2 है तो इसका ये m2g नीचे होगा, मेरे बेटे टेंशन t ऊपर होगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर है तो नीचे की डायरेक्शन में क्या लगा दोगे, m2 के लगा दोगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहे इसमें पुट कर दो या उसमें पुट कर दो, आंसर सेम आएगा। लेकिन एग्जामिनेशन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतनी इक्वेशनों को सॉल्व करके पुट करें। हम एक ट्रिक देखते हैं इसमें टेंशन की, कि टेंशन को निकालने के लिए ट्रिक क्या हो सकती है। तो जरा एक बार ट्रिक समझिए, बहुत बेसिक सी ट्रिक है, समझो उसमें ट्रिक क्या है। ट्रिक ये कहती है कि आप इसमें कुछ मत करो भाई साहब, आप इसमें क्या करो, कुछ मत करो, ठीक है। तो क्या करें, कुछ नहीं करें। तो सबसे पहले देखो ट्रिक समझो, टेंशन की ट्रिक कैसे निकालते हैं। टेंशन क्या होता है, टेंशन होता है कोफिशिएंट, यानी आपको क्या करना है, सम करना है, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम किसका करना है, या यूं कह दो सम किसका करना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ टेंशन, जितने ऑब्जेक्ट है उसमें, ठीक है। हालांकि इस ट्रिक का एक डिस्क्लेमर भी है, वो आगे बताएंगे। कोफिशिएंट ऑफ जो टेंशन है, इस ट्रिक को बहुत ज्यादा डिटेल में आपको देखना है तो उसके डिटेल वीडियो में जाइए एक बार। जो अभी मैं वो काम की बात बता रहा हूँ आपको, कोफिशिएंट ऑफ टेंशन, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट है सब पे टेंशन मल्टीप्लाई बाय जी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टेंशन का स्क्वायर, जो टेंशन के कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय रिस्पेक्टिव मासेस, ठीक है। इसका भी अलजेब्रिक सम। अब देखें इसका कैसे यूज करें। तो एक लाइन में आपको टेंशन का आंसर आ जाएगा, या इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लो, या एक लाइन में इससे आंसर निकाल लो। देखो कैसे, हम जैसे इसके लिए देखें कोफिशिएंट ऑफ टेंशन, इसका टेंशन का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 इंटू जी, प्लस इसका टेंशन का कोफिशिएंट, ये टेंशन डी कोफिशिएंट कितना है इसका 1, तो प्लस 1 इंटू जी, अपॉन इस टेंशन के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, अपॉन इसी का मास 1, प्लस
इसके टेंशन के कोफिशिएंट का स्क्वायर अपॉन इसी का मास m2। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2m1 m2g और अपॉन m1 प्लस m2। इसमें कोई डाउट बेटा, ये टेंशन आ गई। आप इक्वेशन से बना के सॉल्व करके देखें तब भी यही आंसर आएगा। क्या ट्रिक समझ में आई? आप एक ट्रिक ध्यान से देख लें कैसे निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ टेंशन समेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टेंशन इनटू जी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टेंशन का स्क्वायर अपॉन मास का भी समेशन रिस्पेक्टिव तरीके से। मैं फिर बोल रहा हूँ, ट्रिक का डिस्क्लेमर है, जो ऑब्जेक्ट बैलेंस होगा, डिस्क्लेमर बता देता हूँ, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स नेट बैलेंस रहा होगा, जो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ होगा जिसमें नेट फोर्स बैलेंस रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट को इसमें कोफिशिएंट ऑफ टेंशन लिखते समय यूज नहीं करते हैं न्यूमरेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में उसका यूज करते हैं। खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बेटा चलो। हाँ बेटा देखो इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है। तो टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वही इस तरीका कि कोफिशिएंट ऑफ टेंशन इनटू जी, उसका समेशन अपन कोफिशिएंट का स्क्वायर अपॉन मास। तो क्या किया जाए इसमें, सबसे पहले टेंशन लगा लो, टेंशन टी लेने का नहीं देने का, टेंशन टी लेने का नहीं देने का, रस्सी सेम टेंशन सेम। अब क्या किया जाए इसमें, तो देखो इसमें पहली चीज क्या है, बच्चे वो गलती क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन जब नोट करते हैं तो इसमें इनटू जी नहीं करेंगे। इसमें जी क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जी लगी नहीं रहा। आपने एक चीज देखा, वेज के ऊपर जब ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है, ये स्लाइड करने की टेंडेंसी होती है, तो एक्सेलरेशन कितना, ऐसे स्लाइड ऐसे साइन थीटा यानी जी साइन थीटा। तो इस केस में क्या करेंगे, तो टेंशन इक्वल्स टू, वही है, लगाने का तरीका चेंज हो जाए। क्यों, क्योंकि इंक्लाइंड सरफेस पे ब्लॉक आ गया ना भाई। तो क्या किया जाए, तो कोफिशिएंट ऑफ टेंशन जैसे इस वाले ब्लॉक के लिए लगाए, तो कोफिशिएंट ऑफ टेंशन क्या है इसका T1 और इंटू जी। अब इसमें जी की जगह क्या लेंगे, इस डायरेक्शन में क्या होता है जी साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा जी साइन थीटा 1 प्लस इस वाले कोफिशिएंट टेंशन कितना है 1 और कितना हो जाएगा जी साइन थीटा 2 अपॉन, अब कोफिशिएंट का स्क्वायर अपॉन इसका मास प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर अपॉन इसका मास। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व कर लेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस चीज को। तो इसमें क्या कर सकते हो, जी कॉमन ले लो, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 अपॉन एलसीएम नीचे ले लो, आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आइए इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ बेटा अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी समझिए पहले। देखो क्वेश्चन में ये बोला कि ये पुली है कई सारे, आपको नंबर ऑफ पुली देखकर डरना नहीं है। ये पुली है, एक इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, यानी ये पुली भी इससे ये और एक ये M2 मास का ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में ये बोला कि A1 अपॉन A2 बताइए, यानी M1 ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा और जो M2 ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। अगर मैं इसको अभी ऐसे पकड़े हूं, पकड़ के ऐसे हाथ हटा देता हूं M2 के ऊपर से, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन का रेशियो बताइए। एक तरीका ये कि आप इक्वेशन बनाते जाओ और भाई साहब पागल हो जाओ। दूसरा तरीका ये, थोड़ा दिमाग से काम करिए, लॉजिकली एक बात जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो उसको जान लो कि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन होता है। ये कहां से आता है, बाय ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, ये बाय ऑब्जर्वेशन से आता है कि जो एक्सेलरेशन है वो टेंशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। जब एक्सेलरेशन टेंशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या कि तुम पहले टेंशन निकाल लो, ठीक है, M1 ब्लॉक के ऊपर M2 ब्लॉक के ऊपर। जब टेंशन निकाल लो तो उसका रेशियो ले लो, उसका रिवर्स कर दो तो आंसर एक्सेलरेशन का आ जाएगा। चलो देखते हैं, किसी से भी चालू कर लो टेंशन निकालना। जैसे मान चलो इससे चालू कर लिया तो टेंशन T, ये टेंशन T लेने का नहीं देने का, टेंशन T। अब ये डिवाइड होगा क्योंकि रस्सी बदलाई तो टेंशन बदला, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे बेटे T/2 और ये भी कितना हो जाएगा T/2। अभी फिर रस्सी बदल गई, टेंशन बदलेगा, डिवाइड होगा दो पार्ट में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T/4 और ये भी कितना हो जाएगा। M1 ब्लॉक के ऊपर टोटल टेंशन कितना आएगा, इस M1 ब्लॉक के ऊपर टोटल टेंशन कितना है T प्लस T/2 प्लस T/4, T प्लस T/2 प्लस T/4। ये टेंशन जो आया किसके ऊपर आया, टेंशन M1 ब्लॉक के ऊपर, तो इसको T1 मान लिया, इसको जोड़ लेना। अगली बार जो ब्लॉक M2 के ऊपर टेंशन, इसको T2 मान लेते हैं, ये कितना आ रहा है T/4, ठीक है। अब क्या किया, जैसे ही T1 निकाल लिया T2 निकाल लिया। हमें चाहिए था एक्सेलरेशन, हम ट्रिक जानते थे, कॉन्सेप्ट जानते थे कि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन होता है। तो हम क्या करेंगे, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 कर देंगे। तो T2 T/4 ये और ये 7 T/4 ऐड करके 7 T/4, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, लगभग 1:7 आना चाहिए। A1 अपॉन A2 की वैल्यू 1:7, ऐसे समथिंग 7:1 या 1:7 आ जाएगी A1 अपॉन A2 की वैल्यू। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलो देखो बेटा ध्यान से। हाँ बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है और इसको ध्यान से देखना क्वेश्चन को। एक मेरे पास ये वेज था, फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा हुआ था, ठीक है। इस वेज का मास था M', इसके ऊपर रखा हुआ था एक ब्लॉक, वेज के ऊपर रखा हुआ था ब्लॉक जिसका मास था स्मॉल m, ठीक है।
एक ही मासलेस रोप है, मासलेस रस्सी है, यानी पूरी रस्सी में टेंशन सेम रहेगा। ठीक है, इस वेज का एंगल है थीटा, ये रस्सी बनी हुई है, इस रस्सी से एक ब्लॉक बना हुआ है जिसका मास है कैपिटल एम। ठीक है, अब क्या बोला गया, मेरे से क्वेश्चन ये पूछा गया कि मेरे को एक ही बात बता दो, इस कैपिटल एम जो मास है इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ मास कैपिटल एम सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम ऑन द वेज। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट भी सिखा चुका हूं आपको इस वीडियो में कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो क्वेश्चन ठक से आप सॉल्व कर लेंगे। मैंने क्या बोला कि इस कैपिटल एम मास की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि इस वैल्यू की वजह से ये ब्लॉक जो है सरफेस वेज के ऊपर रखा हुआ है ये इक्विलिब्रियम में बना रहे, उस एम की वैल्यू बताइए। तो मेरे बच्चों, मेरा आपसे ये कहना है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आप इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को ईमानदारी से सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में जाके एक बार मुझको इसका आंसर बताएं, आपका क्या आंसर आता है, और नहीं आता तो भी बताएं, तो उस क्वेश्चन को अगले लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे। अगली बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं बेटा, बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो मेरा आज का टारगेट था क्रैश कोर्स का, आज के डे 4 का जो क्रैश कोर्स का टारगेट था वो मैंने कंप्लीट किया। आज का हमारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूरी तरह से क्रैश कोर्स आईआईटी जेईई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हुआ। अब अगली बात मैं ये करना चाहता हूं कि आप टेलीग्राम ऐप पे जो बता चुका हूं जाइए, नोट्स लीजिए वहां से। ठीक है, इसकी डीपीपी आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगली बात यह है कि इसका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो ये जो आज हमने किया न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, दूसरा जिसे बोलते हैं फ्रिक्शन। अभी जो सीखा है विदाउट फ्रिक्शन था, अगला जो सेगमेंट है इसका वो विद फ्रिक्शन है। ठीक है, तो अगला जो चैप्टर होगा इसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का अगला पार्ट जो फ्रिक्शन, ठीक है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी ये वीडियो जो पूरा था ये मैंने डिवोटेड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के लिए किया हुआ था। मेरा आपसे कहना यह है कि आप जब इस वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखेंगे तो आपको कहानी समझ में आएगी, काफी सारी चीजें आपको नई सीखने को मिली है, काफी सारी इसमें ट्रिक्स आपको सीखने को मिली है, उसका यूटिलाइज करिए और अच्छी तरह से जेईई मेंस का और नीट का आप एग्जाम अच्छी तरह से दे सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? सो थैंक यू बच्चों, आगे की बातें अगले वीडियो में।